अरे भाई, एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां इंसानों की बनावट ने एक अजीब मोड़ ले लिया और उनके शरीर में बड़े बदलाव आ गए। इन नए ज़माने के लोगों में जानवरों जैसी चीज़ें दिखने लगी, जैसे कि नरम कान, और इस वजह से वो सबसे ताकतवर बन गए। लेकिन असली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास वो नए बदलाव नहीं है तो इस बिगड़ी हुई दुनिया में तुम्हें नीचला समझा जाता था। देखो हमारा हीरो जो अपने काम के पहले दिन पहुंचता है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो एक बिल्कुल मामूली इंसान है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जबकि पूरी दुनिया मिलावट वाली है। जैसे ही उसने इमारत के अंदर कदम रखा, वहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि सब उसको गुस्से में ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उसकी जान ले लेंगे। अरे भाई देखो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, वहाँ के बाकी उस्ताद भी बड़े घमंडी हैं। उन्होंने हमारे एमसी को तुरंत कचरा समझ लिया, सिर्फ उसके खून की वजह से। जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई, बच्चे हंगामा करने लगे और इंस्पेक्टर भी बोलने लगा कि एक नीची रैंक वाले का इन बड़े म्यूटेंट्स को पढ़ाने का कोई काम नहीं है। उनकी सोच सीधी लेकिन कड़वी है। उन्हें लगता है क्योंकि वो एक मामूली इंसान है तो वो बहुत कमज़ोर है और एक छोटा सा जादू भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जॉन कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। हमारे एमसी का दिमाग इतना मजबूत है कि इन छोटी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एकदम ठंडी नजरों से सबको साफ बोल दिया, जिसे भी लगता है कि वो मेरी पढ़ाई से बड़ा है, वो अभी दरवाजे से बाहर जा सकता है। लेकिन यार, ये बाहर जाने का रास्ता एक बहुत बड़ी शर्त के साथ आता है जो हमेशा रहेगी। जैसे ही वो दहलीज के बाहर कदम रखेंगे, उनका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा और वो कभी भी उसके सामने वापस नहीं आ पाएंगे। देखो, वो उनकी और ज़्यादा बेइज्जती करता है और साफ बोल देता है कि भले ही उन्हें बड़ा घमंड हो, पर सच तो ये है कि उन्हें रूहानी ताकत की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई, वहाँ का माहौल तुरंत बदलने लगता है, क्योंकि जो बच्चे अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें उसकी बातों का असर महसूस होने लगता है। फिर एक गुंडा किस्म का लड़का बोल पड़ता है और हमारे हीरो को कम दर्जे का कमजोर बोलकर उसकी बुराई करता है और पूछता है कि एक बेकार कीड़ा उन्हें भला क्या दे सकता है। अरे भाई, कुछ चमचे अपनी घबराहट छुपाने के लिए बस हंसते जा रहे हैं, लेकिन जॉन वहां चुपचाप खड़ा है और उसके तेवर बिल्कुल किसी खतरनाक हीरो जैसे हैं। ठीक है, ध्यान से सुन बच्चे, वो बोलता है, और अब वो कुछ ऐसा कहने वाला है जो इस पूरे स्कूल को जड़ से हिला देगा। जॉन बड़े ठंडे दिमाग और भरोसे के साथ उसको ललकारता है। अगर तुझे सच में लगता है कि मैं कोई मामूली कमजोर इंसान हूं, तो आजा और मुझ पर हमला करके देख ले। वो तो उस लड़के को यहां तक कह देता है कि अपनी पूरी मना और पूरी ताकत के साथ उसको मारे। वो घमंडी लड़का हंसता है। उसको लगता है कि उसे कोई आसान शिकार मिल गया है और वो अपना बड़े लेवल वाला थंडर स्पीर तैयार करने लगता है। देखो, वहां खड़े इंस्पेक्टर की तो हालत खराब हो रही है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि इस भयानक हमले के नुकसान में कहीं वो खुद न मारा जाए। अरे भाई, बिना सोचे समझे उस गुंडे ने बिजली का खतरनाक वार सीधा एमसी के चेहरे पर किया। लेकिन देखो, वो भाला पूरी तरह घूम गया और उस गुंडे के सर के पास से निकलकर वापस उसी की तरफ गया। वो लड़का डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ताकत पलटते ही वो एकदम सुन्न हो गया था। जॉन ने उसको ऐसे घूरा कि साफ समझ आ गया कि वो चाहता तो उस लड़के को उसी वक्त खत्म कर देता। उसने सबको समझाया कि सिर्फ ना समझ लोग ही किसी रैंकर की शक्ल देखकर गलती करते हैं। वहां खड़े हर एक इंसान का डर के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि एमसी की ताकत पूरे माहौल पर छा गई थी। देखो, तुम हमें हमेशा छोटा और कमजोर समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि मेरा पावर लेवल तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। कसम से, अगर तुम इस पूरे एकेडमी के सारे बड़े प्रोफेसर को एक साथ खड़ा कर दो तो भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम ये खेलकूद बंद करके असली भगवान वाला मैजिक सीखना चाहते हो तो वहीं रुको और मुझे अपना मास्टर कहो। लेकिन उसने इतनी ज्यादा ताकत कैसे पाई, ये देखने के लिए हमें 10 करोड़ साल पुराने वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। शुरुआत होती है एक डरावने भविष्य से, जहां धरती गंदगी और जहर की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मिलो हमारे हीरो से, जो एक बड़ा सीक्रेट एजेंट है और हर बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयार दिखता है। वो एक मुश्किल खोज पर निकला है, इस सुनसान जगह में किसी जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए। बिना कुछ सोचे वो अपने जहाज से नीचे कूद गया और बिल्कुल शेर की तरह इस खतरनाक दुनिया में कदम रखा। देखो, जैसे ही उसके जूते जमीन पर पड़े, उसने एक बहुत ज्यादा डरे हुए बच्चे को खंदर के बीच अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा। यार, उस बच्चे की बेबसी साफ दिख रही है जब वो डर के मारे चिल्ला रहा है, ये जानकर कि वो वहां अकेला नहीं है। अचानक एक बड़े और भयानक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया, जो किसी बड़े लेवल के डंजन से आया लग रहा था। और तो और पीछे से भी एक और जानवर आ गया, जिसने उस बेचारे बच्चे को दोनों तरफ से बुरी तरह घेर लिया। इस बेचारे को तो अब अपनी मौत सामने दिखने लगी है। उसको पूरा यकीन है कि उसका एचपी अब 0 होने वाला है। पूरी तरह उम्मीद खोकर वो अपने घर वालों को आखिरी बार याद करके अलविदा कहने लगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस मौत के जाल से बचने करना बिल्कुल नामुमकिन है।
लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा, एक बहुत तेज रोशनी ने आसमान को चीर दिया, जैसे कोई ऊपर वाले की मदद हो। अरे भाई, ये तो हमारा जबरदस्त हीरो है जो मौत के मुंह से उसे बचाने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर कूद पड़ा। देखो यार, वो बिल्कुल शांति से खड़ा है और बचाने में थोड़ी देरी होने के लिए माफी भी मांग रहा है। कसम से वो आदमी इतनी ताकत देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये आसमान से उतरा बंदा है कौन। हमारा हीरो तो बिल्कुल गंभीर होकर देख रहा है, वहीं वो बच्चा बच गया है और जॉन का बार बार शुक्रिया कर रहा है। इस सुनसान इलाके में काफी ढूंढने के बाद आखिरकार हमारे हीरो को एक जिंदा बंदा मिल ही गया। अरे भाई, बेचारे की चोटें इतनी गहरी थी कि वो बचा नहीं और आखिरी बार शुक्रिया बोलते बोलते उसने दम तोड़ दिया। हर जगह किसी जिंदा इंसान को ढूंढने के बाद भी हमारे हीरो को बस एक और ठंडी लाश ही मिली। तभी उसका साइंटिस्ट दोस्त एक दिल तोड़ने वाली खबर लेकर आया कि शायद ये लड़का ही इस पूरी दुनिया का आखिरी जिंदा इंसान बचा था। उसने जॉन को साफ साफ बोल दिया कि अब कड़वे सच का सामना करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाकी सारे इंसान अब इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुके हैं। कसम से ये बहुत बुरा सच है कि इंसानों ने खुद ही अपने आप को खत्म करने का रास्ता चुना और अपनी पूरी नस्ल मिटा दी। असल में कुदरत की भयानक बर्बादी की वजह से पूरी दुनिया में सबके शरीर बहुत तेजी से और अजीब तरीके से बदलने लगे थे। बस कुछ ही सालों में करप्टर्स नाम के ये खतरनाक शैतान पूरी धरती पर कब्जा करने के लिए निकल आए। अरे भाई, ये शैतान एक तरह से अमर हैं और इनके जख्म इतनी जल्दी भरते हैं कि मामूली हथियार तो बस खिलौने लगते हैं। देखो, जब सब खत्म होने वाला था तो साइंटिस्ट्स को मजबूरन इंसानों पर गलत तरीके से प्रयोग करने पड़े ताकि वो एक ऐसा योद्धा बना सकें जो इन करप्टर से लड़ सकें। लेकिन यार, किस्मत देखो, बड़े साइंटिस्ट ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनके सुपर सोल्जर्स तब बनकर तैयार हुए जब बाकी सारी इंसानियत पहले ही खत्म हो चुकी थी। कसम से, भले ही कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन हमारा जॉनी इस अकेलेपन को मानने से इनकार कर देता है और बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। यार, साइंटिस्ट ने तुरंत माहौल खराब कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके सेंसर्स ने पूरे ग्रह का एक एक इंच देख लिया है और वहां धूल के अलावा कुछ नहीं मिला। दूर देखते हुए जॉन ने मन में एक कसम खाई। वो इस उम्मीद में था कि शायद किसी तरह एक बेहतर भविष्य अभी भी मुमकिन है। अरे भाई, उसका ये भरोसा बिना वजह नहीं था, क्योंकि टीम ने असल में ऐसे हाईटेक नैनोबॉट्स बनाए थे जो इस बंजर जमीन को साफ कर सकें और धरती के टूटे हुए पर्यावरण को फिर से ठीक कर सकें। ये हाईटेक नैनोबॉट सिर्फ मारने वाली मशीन नहीं थी, उन्होंने दुश्मनों के ठीक होने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया और साथ ही साथ ग्रह को फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर दिया। कसम से, ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी देखकर जॉन को बहुत बड़ी उम्मीद मिली कि इंसानियत को शायद जिंदगी का दूसरा मौका मिल सकता है। अरे भाई, वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसने सच में एक ऐसा भविष्य सोचा था जहां इंसानों की दुनिया राख से फिर से खड़ी हो जाए। अब उस साइंटिस्ट ने ये बोलकर सब मजा खराब कर दिया कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन जॉन ने उसकी एक बात नहीं मानी। कसम से, भले ही कामयाबी मिलने की उम्मीद बिल्कुल शून्य थी, फिर भी जॉन उस छोटी सी उम्मीद पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। देखो, जब उसका इरादा पक्का हो गया तो उसने साइंटिस्ट को हुक्म दिया कि उसको क्रायोजेनिक चेंबर तक ले जाए ताकि वो बर्फ में तब तक सोया रहे जब तक दुनिया फिर से रहने लायक नहीं हो जाती। साइंटिस्ट को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इंसान बचेंगे, लेकिन फिर भी उसने जॉन की हिम्मत की इज्जत की और उसको बर्फ में बंद करने के लिए मान गया। देखो यार, हमारे जॉन का बस एक ही बड़ा मकसद है, बहुत सालों बाद जागना और इंसानों को फिर से वैसी ही शान दिलाना जैसी उनकी पहले थी। और फिर वक्त का पहिया घूमने लगता है और सदियां तेजी से बीतने लगती हैं। यार, 370 सालों के इंतजार के बाद भी धरती एक सुनसान बंजर जगह ही रही और तबाही के बाद वाली बुरी हालत में फंसी रही। कसम से, 1300 साल बाद भी पूरी दुनिया उन डरावने दरिंदों से भरी हुई थी जो हर कोने में घूम रहे थे। अरे भाई, पूरे 17,000 साल लग गए, तब कहीं जाकर हवा की वो गहरी गंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर जब 56,000 साल हुए तो हमने देखा कि वो जंगली दरिंदे धीरे धीरे पूरी तरह मिट रहे थे। देखो, अब 8,50,000 साल बीत चुके हैं और धरती अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि सारी जहरीली गंदगी अब लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। देखो, असली जिंदगी 10 लाख साल बाद सही से शुरू होती है, जो हमें बदलाव के साथ सीधा 100 मिलियन साल आगे भविष्य में ले जाती है। अब आज के वक्त की बात करें तो हमें एक लड़का दिखता है जो इस नई और जंगली दुनिया में अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भाग रहा है। लेकिन ये मत समझो कि वो इस खतरनाक हालत में अकेला है। अरे भाई, वो अपने 2 दोस्तों के साथ तेजी से निकल रहा है, क्योंकि एक भयानक राक्षस बिल्कुल उनके पीछे पड़ा है। वो गोल मटोल सा छोटा लड़का डर के मारे कांप रहा है और लगातार रो रहा है कि इस मना की गई जगह में आना बहुत बड़ी गलती थी। इसी बीच उसकी बिल्ली के कान वाली साथी सबको समझा रही है कि अगर सबने अपना मुंह बंद करके तेज कदम नहीं बढ़ाए तो वो खुद राक्षस के लिए खाना बन जाएंगे।
इतने खतरे के बावजूद हमारी टीम ने अंधेरे में छुपे एक पुराने कमरे को ढूंढने का पक्का मन बना लिया है। सेबास्टियन ने सबको इकट्ठा किया और जोर देकर बोला कि वो असली चीज जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहे थे अब बस उनके हाथ में आने वाली है। उनका बड़ा प्लान एक पुराने रखवाले भगवान को जगाना है ताकि अपने दुश्मनों की बाजी पलट सके। पुरानी चाबी घुमाते ही उसने मोहर तोड़ दी और उस भारी दरवाजे को जोर लगाकर खोल दिया। देखो यार, वो एक ऐसी हाईटेक लैब के अंदर पहुंच गए जो करोड़ों साल से वैसी की वैसी थी। कसम से क्या तगड़ी खोज है। यहां तक कि सेबास्टियन, जो हमेशा शांत रहता है, वो भी इतनी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी देखकर थोड़ा घबरा गया। लेकिन यार, डर तब और बढ़ गया जब एक डरावना करप्टर अचानक बीच में आ गया। अरे भाई, इस राक्षस का दबदबा इतना खतरनाक है कि पूरी टीम डर के मारे जम गई है और एक कदम हिल तक नहीं पा रही। यार, सेबास्टियन ने अपनी पूरी जान लगाकर जोर से चिल्लाकर गार्डियन गॉड को जगाया ताकि वो सबकी जान बचा सके। फिर एक जोर का धमाका हुआ और वो पॉट टूट गया। एक तेज रोशनी निकली और हमारा हीरो इतनी तेज रफ्तार से बाहर निकला कि उस राक्षस को मारने से पहले एहसास तक नहीं हुआ। जॉन एकदम शान से नीचे उतरा और उसके हाथों से इतनी ज्यादा ताकत निकल रही है कि चारों तरफ फैल रही है। वो हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसको अब समझ आ गया कि उसने आने वाले वक्त के लिए जो इतना बड़ा खतरा उठाया था उसका नतीजा बहुत ही जबरदस्त निकला। जॉन सीधा अपने सामान की तरफ बढ़ता है ताकि वो देख सके कि उसकी कमाल की चीजें और कंप्यूटर का डेटा इतने लंबे वक्त के बाद बचा है या नहीं। यार, तुम मानोगे नहीं, लेकिन कंप्यूटर पर एक हैरान कर देने वाला सच दिखता है। जब तक वो बर्फ में बंद था तब तक पूरे 10 करोड़ साल गुजर चुके हैं। देखो, सबसे पागल कर देने वाली बात तो ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी ये छुपी हुई लैब बिल्कुल नई जैसी है, जैसे कल ही बनी हो। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि पूरे ग्रह की हवा में नैनो मशीन्स फैले हुए थे। उस हाईटेक क्यूब को पकड़कर जॉन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है ये देखने का कि बाहर की दुनिया का क्या बुरा हाल हो चुका है। वो उन लोगों की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि अब ऊपर की दुनिया का हाल क्या है। लेकिन जवाब देने के बजाय वो इस बड़े खिलाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो खुद को ढक ले, भले ही उसने अभी एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं। यार, उसने उनका रोना धोना अनसुना कर दिया और साफ कह दिया कि वो खुद इस बर्बाद दुनिया को देखने जाएगा ताकि समझ सके कि इंसानियत आगे बढ़ी है या पहले से भी बुरी हो गई है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उस गुप्त लैब के बहुत बड़े और ऊंचे दरवाजे आवाज करते हुए खुलने लगे। पहली बार खुली हवा में कदम रखते ही उसको अपनी चमड़ी पर सूरज की गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन कसम से अगले ही पल उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उस जैसे बड़े ओपी खिलाड़ी को भी एकदम हैरान कर दिया। देखो भाई, सीधा 100 मिलियन साल आगे चले तो धरती एकदम बदल गई है। उसने अपनी पुरानी गंदगी और कचरे वाली सूरत छोड़कर अब एकदम साफ और नया रूप ले लिया है। अरे भाई, बच्चे ने एक पथरीले रास्ते की तरफ इशारा किया और बताया कि ये उनके गांव का सीधा गुप्त रास्ता है। देखो, जॉन ने फौरन ये देखा कि इस जमाने के इंसान काफी ज्यादा बदल चुके हैं। उनके कान बिल्कुल जानवरों जैसे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी बिल्कुल जॉन की भाषा ही बोल रहे हैं। यार, ध्यान से देखने पर पता चला कि बाकी लोगों में भी वही जानवरों वाली बातें हैं। वो सब किसी कहानी की टूली जैसे दिख रहे हैं। कसम से लगता है उन अजीब नैनो मशीन्स ने सदियों से उनका डीएनए बदल दिया है ताकि वो इस नई दुनिया के हिसाब से ढल सकें। अचानक उस टोली के टैंक को एहसास हुआ कि वो बदतमीजी कर रहा है और उसने अब तक अपना नाम तक नहीं बताया था। आखिरकार जॉन ने अपना नाम बताया और साथ ही उस छोटे बच्चे ने कहा कि उसका नाम सेबास्टियन है। इनके साथ वो हट्टा कट्टा डैम्पू और नीले बालों वाली सैंडी भी है और अब ये सब एक ही टोली में है। देखो यार, इससे पहले कि जॉन थोड़ा आराम भी कर पाता, सेबास्टियन उसको खींचकर ले जाने लगा और जिद करने लगा कि उन्हें तुरंत गांव पहुंचना होगा। असल में वो लोग एक रक्षक भगवान की शक्ति के लिए तड़प रहे हैं ताकि उस भयानक करप्टर का खेल खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही गांव का दरवाजा दिखा, माहौल एकदम से बदल गया और सैंडी डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो गई। उसके डर की वजह साफ थी, क्योंकि पूरा गांव एक भयानक आग की लपटों में घिरा हुआ था। कसम से वो बेचारी लड़की घबराकर उस तबाही की तरफ भागी और इस अफरा तफरी में अपने माँ बाप के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। यार, इस बीच हमारा हीरो ये सब खून खराबा देख रहा है और उसका दिमाग घूम रहा है ये समझने के लिए कि असलियत में यहाँ क्या हो रहा है। देखो, इधर उधर देखने पर पता चलता है कि इस दुनिया के लोग तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे हैं। यहाँ लकड़ी के इतने सुंदर घर और पक्की सड़कें हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग कोई मामूली या पुराने जमाने के जंगली नहीं है। लेकिन अचानक सेबास्टियन के होश उड़ गए जब उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कसम से यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी दादी एक डरावने राक्षस से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। वो बहादुर दादी पूरी ताकत से चिल्ला रही हैं और उसको जान बचाकर भागने के लिए कह रही हैं, जब तक वो उस राक्षस को रोककर खड़ी हैं।
यार देखो, ये वो पल है जब हमारे हीरो को एहसास होता है कि करप्टर्स कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुए थे, जैसा इतिहास की किताबों में बताया गया था। कसम से ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि आज के ज़माने में भी यहाँ के लोग इन डरावने जानवरों को उसी नाम से बुलाते हैं। खतरा देखकर सेबेस्टियन अपनी शक्ति इकट्ठा करने लगा ताकि वो लड़ाई में कूद सके। लेकिन हमारा हीरो कहाँ रुकने वाला था। वो तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस राक्षस के गंदे चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। जब वो जानवर डगमगाने लगा तो उसने बड़ी आसानी से दादी को खतरे से बाहर निकाल दिया, जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी हो। उसी वक्त सेबेस्टियन बस खड़ा नहीं रहा। उसने अपनी बहुत सारी शक्ति एक भयानक आग के गोले में भरी और उसे उस जानवर की तरफ तेजी से फेंक दिया। अरे भाई, उस जानवर को सीधा निशाने पर चोट लगी और उस धमाके की ताकत से वो पूरा लड़खड़ा गया। जॉन ने एक बड़ी बात देखी। करप्टर के जख्म भरने की ताकत बिल्कुल रुक गई थी और उसके शरीर के हिस्से पहले की तरह अपने आप नहीं जुड़ रहे थे। देखो, ऐसा लग रहा है कि हमारा नया हीरो सिर्फ मामूली जादू नहीं कर रहा था, वो तो नैनो मशीन्स की ताकत इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस राक्षस का ठीक होना बंद हो जाए। ये जानकर जॉन हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या गांव के सभी लोग ऐसे उस्ताद हैं। तो बुजुर्ग ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों के पास सच में अनोखी ताकत है। वो इस शक्ति को सेक्रेड एनर्जी कहते हैं और ये नायाब तोहफा उनके गाँव में सिर्फ 4 खास लोगों के पास ही है। अरे भाई, धुआं हटने पर सेबेस्टियन तुरंत अपनी दादी के पास गया, ये देखने की उनका एचपी सही है या नहीं, और वो 2 डरपोक भी आखिरकार छुपने की जगह से बाहर निकल आए। देखो, गांव के बुजुर्ग ने एक खौफनाक सच बताया। वो लोग सिर्फ किसी मामूली गुंडों के शिकार नहीं हुए थे, बल्कि एक बहुत बड़े बॉस राक्षस की फौज ने हमला किया था जो अंधेरे में छुपा हुआ है। यार, वो घिनौने लोग तो सिर्फ कमजोर बच्चे थे। इसका मतलब है कि उनकी खतरनाक माँ पास की झील में डेरा डाले बैठी है और नए खतरे पैदा कर रही है। तभी एक घमंडी सा बंदा वहां अकड़ते हुए आया और दादी को ताना मारते हुए बोला कि कमाल है, आप इस हंगामे में बच गईं। वो बदमाश अपनी हवाबाजी दिखाने लगा और दादी से बोला कि अब परेशानी मत लो, क्योंकि मेरे जैसा बड़ा योद्धा सब ठीक करने आ गया है। अरे भाई, उसने तुरंत उन गायब गांव वालों के बारे में सवाल किए तो वो हीरो बनने लगा और बोला कि उसने सबको सुरक्षित जगह भेज दिया है और किसी की जान तक नहीं गई। सेबेस्टियन भागते हुए अपने बाप के पास गया और चिल्लाकर बोला कि वो सबको बचाने के लिए एक बहुत ताकतवर बंदे को लेकर आया है। देखो, वो बूढ़ी औरत एकदम डर गई। उसको डर था कि कहीं उसने उस मना किए हुए दरवाजे के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की, पर उस लड़के ने शर्माते हुए मान लिया कि उसने ये सब एक बड़े गार्डियन गॉड को बुलाने के लिए किया था। वो घबराकर पूछने लगी कि क्या वो उस आदमी की बात कर रहा है जो वहां खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमारे एमसी के अजीब कानों पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां खड़ा एक गुंडा तुरंत बकवास करने लगा और सेबेस्टियन से बोला कि मजाक बंद कर, क्योंकि कोई नीची जात वाला कभी भगवान नहीं हो सकता। हमारा एमसी तो बस वहां खड़ा रहा और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कसम से, ये बंदा क्या बकवास किए जा रहा है। यार, यहाँ के लोग नीची जात और रक्षक देवताओं के बारे में बहस कर रहे हैं, जबकि हमारा हीरो बस इस दुनिया की पुरानी कहानियां समझने की कोशिश कर रहा है। कसम से, वो शायद सोच रहा होगा कि इन लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। देखो, सैंडी तो सबको चीख चीख कर बता रही है कि हमारा एमसी उनका भगवान जैसा है और वही असली बहादुर है जिसने उन्हें मौत के मुंह से बचाया है। लेकिन यार, वहां सॉल्ट है, वही मोहल्ले का गुंडा जो गंदी बातें करने लगा। वो कह रहा है कि हीरो के शरीर को देखकर ही साफ पता चलता है कि वो कितना कमजोर है और उसे तो कीड़े की तरह कुचल देना चाहिए। अरे भाई, ये घमंडी आदमी बोल रहा है कि वो अकेला ही उस तालाब वाले बड़े राक्षस को खत्म कर देगा। वो बदतमीजी से अपना हथियार जॉन के चेहरे के सामने करके समझा रहा है कि गांव की दिक्कतें असली योद्धाओं के लिए हैं, किसी बाहर के कमजोर के लिए नहीं। अरे भाई, ये फालतू का बंदा इतने घमंड में पीछे मुड़ता है और हमारे हीरो को कहता है कि वो उसके काम में बीच में ना आए। देखो यार, जब भी कोई छोटा मोटा बंदा शुरुआत में इतना उड़ता है तो हमें पता है कि अब ये सीधा पिटने वाला है ना। सेबेस्टियन के पापा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बदतमीज लड़का और ज्यादा आकर दिखाता है। वो हमारे हीरो को एक कीड़ा बोलता है और ढींगे मारता है कि वो सबको दिखाएगा कि एक असली योद्धा काम कैसे करता है। कसम से, जब वो बूढ़ी औरत उसको पागल बोल रही होती है, जॉन बिल्कुल चुप रहता है और सब कुछ एक बड़े लेवल वाले खिलाड़ी की तरह शांति से देखता है। वो बूढ़ी औरत झुककर माफी मांगती है और मानती है कि उसका बेटा बिल्कुल गंदा है। उसको शक होता है कि सॉल्ट अकेला इस बड़े दुश्मन को हरा पाएगा या नहीं। अरे भाई, बुरे नतीजे के डर से उसने सोचा कि उसको बीच में आना पड़ेगा और मदद करनी होगी, इससे पहले कि काम खराब हो जाए। लेकिन हमारा एमसी पीछे बैठने वाला नहीं था। वो आगे आया और बोला कि ये रेड वो खुद संभालेगा। उसमें बड़े रैंक वाला घमंड है। उसने साफ कह दिया कि कोई उसकी ताकत पर सवाल नहीं उठाएगा या उसकी इज्जत कम नहीं करेगा। सेबेस्टियन बस एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है। वो उसकी हिम्मत और उसके दबदबे को देखकर हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ जॉन गुस्से में पागल हो रहा है। वो कसम खा रहा है कि वो किसी नए लड़के को अपनी बेइज्जती नहीं करने देगा या अपना नाम खराब नहीं होने देगा। देखो, अब नजर उस करप्टर पर जाती है और भाई, वो चीज तो बिल्कुल एक
बुरा सपना है, एक बहुत बड़ी बला जो हर पल नए राक्षस पैदा कर रही है। देखो, सॉल्ट आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया है और जब वो अपनी भयानक ताकत इकट्ठा करने लगता है तो तुम्हें हवा की थरथराहट का एहसास होने लगता है। कसम से बिल्कुल पक्के इरादे के साथ वो कसम खाता है कि इस घिनौने जानवर को हमेशा के लिए मिटा देगा। तभी उस दरिंदे ने उससे आंखें मिलाई, लेकिन पीछे हटने के बजाय ये बंदा पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ा और बोला कि वो अकेला ही पूरी भीड़ को एक लेजेंडरी रैंकर की तरह साफ कर देगा। उस दरिंदे ने तुरंत अपनी पूंछ मारी और एक गंदा सा अंडा नीचे गिरा दिया, जो गिरते ही फट गया और उसमें से 2 जंगली जानवर निकले जो सीधा हमारे हीरो की गर्दन पकड़ने के लिए झपटे। अरे भाई, उसने तेजी से अपना भाला घुमाया और दोनों को बीच से काट दिया और फिर फौरन शेखी बघारने लगा कि उसके मामूली हमले ही इन कचरे दुश्मनों के लिए बहुत हैं। देखो, उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी, फटाफट पास पहुंचा और बॉस के उस गंदे थोबड़े पर जोरदार वार कर दिया। यार, अपना बंदा अभी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है और बोल रहा है कि ये खतरनाक लड़ाई तो बस बच्चों का खेल है। बस ऐसे ही वो बड़ा जानवर लड़खड़ा गया और अपनी पीठ के बल धम से नीचे गिर गया। लेकिन अभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि उस दरिंदे का गहरा जख्म बहुत तेजी से वापस भरने लगा है। कसम से ये तो हद ही हो गई, इतनी तेजी से ये सब ठीक कैसे हो रहा है। मौका देखते ही वो शैतान एकदम से आगे बढ़ा ताकि एक जोरदार पलटवार कर सके। अले भाई, ठीक हमले से पहले एक जाना पहचाना चेहरा बीच में आ गया। वो जॉन था, जो बड़े आराम से सॉल्ट से पूछ रहा था कि क्या उसका नाटक अब खत्म हुआ। सॉल्ट हैरानी में चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि वो इतना ताकतवर कैसे है। लेकिन हमारे हीरो को तो पसीना तक नहीं आया और उसने बिना किसी मेहनत के उस राक्षस के हमले को रोक दिया। देखो, फिर बड़े तेवर के साथ उसने अपना हाथ जेब से बाहर निकाला और चुटकी बजाई, जिससे नैनोबॉट की ताकत निकली और उसने उस जीव को घेर लिया। जैसे ही वो भयानक करप्टर मिट्टी में मिल गया, घबराए हुए गांव वाले वहां दौड़े ताकि वो देख सकें कि सॉल्ट जिंदा बचा है या नहीं। कसम से वो बूढ़ी माँ वहां राक्षस की हार देखकर एकदम दंग रह गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने ही ये कमाल किया है। लेकिन अभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि असली खतरा वो मदर बीस्ट सर पर मंडरा रही है। ये बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी सांस ले रही है और बिल्कुल जिंदा है। देखो भाई, पता चला है कि हमारे हीरो ने सिर्फ छोटे मोटे चमचों को साफ किया है और असली बॉस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे बच्चे, जल्दी से यहाँ से निकल, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएगी। बेचारा लड़का डर के मारे एकदम सुन्न हो गया है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। खतरा देखकर जॉन फौरन उस बच्चे को वहां से खींचने के लिए कूदा। उसी वक्त करप्टर ने एक जानलेवा हमला किया, लेकिन जॉन ने बहुत तेजी दिखाई और कूदकर बच गया। और सुनो यार, जिस बंदे के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है, ये वही गुंडा है जिसने उसको परेशान किया था। अरे भाई, इसका घमंड तो पूरी तरह चूर हो गया। ये अकड़ दिखाने वाला आदमी अब उससे अपनी जान बचा रहा है, जिसे ये एकदम नीचे दर्जे का समझता था। अरे भाई, वो बच्चा तो बिल्कुल हैरान रह गया और पूछने लगा कि ये अनजान योद्धा कौन है, जब उसने देखा कि हमारे एमसी ने अकेले ही एक बड़े करप्टर को जादू से ढेर कर दिया। देखो, असली बात तो यह है कि वो नैनोबॉट्स ही सबसे जरूरी थे, क्योंकि सिर्फ वही उस राक्षस के बार बार ठीक होने की शक्ति को रोक सकते थे। फिर हमारे एमसी ने एक बड़ा सच बताया कि जिसे वहां के लोग पवित्र शक्ति समझते हैं, वो असली में सिर्फ बहुत सारे नैनो मशीन्स हैं। कुछ देर पहले उस लड़के ने राक्षस पर बिजली से हमला किया था, लेकिन उसके पास नैनोबॉट्स नहीं थे, तो उसके हमले सिर्फ दिखावे के पटाखे लग रहे थे। कसम से ये सुनकर लड़के का दिमाग घूम गया और वो घबराकर पूछने लगा कि क्या ये इतनी बड़ी ताकत सिर्फ उस बड़े गार्डियन गॉड के पास ही होती है। अरे भाई देखो, हमारा हीरो उसके नखरों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है और साफ कर देता है कि गांव को बचाना अब सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं रही। सॉल्ट अकेला कुर्बानी देने वाला बनने की कोशिश करता है और कहता है कि शहर की हिफाजत की शुरुआत और खत्मा उसी पर होता है। लेकिन जॉन उसे तुरंत रोक देता है और याद दिलाता है कि अब वो दोनों ही खतरे में है। यार देखो, हमारे हीरो का तो काम ही यही है, क्योंकि वो हर तरह से एक असली मॉन्स्टर हंटर है। वो जानवर अचानक अपने बड़े टेंटिकल से हमला करने लगता है। तब जॉन को एहसास होता है कि उसे पहले उस जानवर को एक जगह जकड़ना होगा, तभी वो उसे मार पाएगा। कसम से वो शैतान पूरी तरह जंगली हो गया है, अपनी पूंछ इधर उधर मार रहा है और पूरी जगह को मौत का मैदान बना रहा है। अरे भाई, सॉल्ट तो वहीं हैरान खड़ा रह गया। वो सोचने लगा कि ये बंदा इतने खतरनाक हमलों के बीच इतने आराम से कैसे घूम रहा है। और तभी उसके हाथ से तेज बिजली की चिंगारियां निकलने लगी, क्योंकि उसकी छुपी हुई शक्ति जग गई थी। यार, हमारे हीरो ने तो धमाका ही कर दिया। उसने बोला कि वो करोड़ों सालों से गहरी नींद में था और अब सारे शैतानों को मिटाने और इंसानों को बचाने वापस आ गया है। सॉल्ट को तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो और पूछने लगा कि ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहा है। देखो, ये इस बात की याद दिलाता है कि इंसानों का पूरा इतिहास बस खूनी जंग और एक दूसरे पर कब्जा करने का ही सिलसिला रहा है। यार देखो, ऐसा लगता है कि इंसान बने ही लड़ाई झगड़े के लिए हैं। उनके लिए पूरी शांति से रहना बस की बात नहीं है। लेकिन इस बुरे दौर में जब राक्षसों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, तो साइंटिस्ट्स को मजबूरन नैनोबॉट्स बनाने पड़े ताकि इंसानों को अनोखी ताकत मिल सके। और इसी वजह से हमारा हीरो ऐसी खतरनाक शक्ति निकालता है जो उस राक्षस को मिट्टी में मिला देती है।
वहां खड़े लोग तो एकदम दंग रह गए। उनकी नजरें उस भयंकर ताकत से हट ही नहीं रही थी जो उनके सामने दिख रही थी। सेबेस्टियन तो पागल हो रहा है ये कमाल देखकर, क्योंकि ये शक्ति आसमान को चीरते हुए सीधा ऊपर तक पहुंच गई। बेचारे सॉल्टी के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा। हैरानी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया है। यार वो तो बिल्कुल सुन पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा ताकत कैसे देखने को मिल रही है। तभी जॉन ने एक बहुत बड़ी बात बताई। उसने खुलासा किया कि ये कोई जादू टूना नहीं है, बल्कि असली साइंस वाले नैनोबॉट्स हैं जो किसी बड़े हथियार की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन रुको, लगता है हमारे हीरो यहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि पास की झाड़ियों में कोई अनजान शख्स छुपा हुआ है। एक बहुत बड़ी जांच करने वाली औरत इन बुरे लोगों का पीछा कर रही थी और उसे तुरंत एहसास हो गया कि कोडामा विलेज में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। उसने अपना चश्मा सही किया ताकि पास से देख सके, और वो दंग रह गई कि एक मामूली सा दिखने वाला बंदा इतनी भयंकर ताकत कैसे चला रहा है। ये सब देखकर तो वो जोश में बिल्कुल पागल हो रही है। अरे भाई, वो एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी कि वो सीधा गिल्ड मास्टर के पास जा रही है ये बड़ा राज खोलने। रात के घने अंधेरे में हमारे हीरो ने अपना जादुई क्यूब चलाया ताकि वो अपने पुराने वैज्ञानिक दोस्त से बात कर सके। उसने सारा सच बता दिया कि जब हमारा हीरो 100 साल तक उस ट्यूब में सो रहा था, तब भी उसने अपनी खोज नहीं रोकी थी। देखो यार, उसका कहना है कि उन नैनोबॉट्स की वजह से ये पूरी दुनिया एकदम बदल गई है। लेकिन अभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो वो अब बताने वाला है। भले ही दुनिया बदल गई, पर वो राक्षस गायब नहीं हुए, बल्कि वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। और किस्मत देखो, जॉन ने ये सबक बहुत बुरे तरीके से सीखा। यार, पूरे 5000 साल की नींद के बाद जब जॉन जागा तो वहां के साइंटिस्ट ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो हैरान रह गया। अरे भाई, वो डॉक्टर तो बिल्कुल पागल निकला। वो बार बार खुद को बर्फ में जमा देता था ताकि दुनिया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो खुद अपनी आंखों से देख सके। उसने एक बड़ा खुलासा किया कि उन गंदे करप्टर्स की गिनती सदियों से लगातार कम हो रही है। लेकिन यार, अभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि इस बात में एक बहुत बड़ा डर छुपा है। कसम से ये राक्षस सिर्फ खत्म नहीं हो रहे, बल्कि ये वक्त के साथ और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। साइंटिस्ट ने अपने सैटेलाइट से एक बहुत बड़े लेवल का करप्टर देखा जो बिल्कुल इंसानों जैसा दिमाग रखता है। अरे भाई, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। यार, बेचारा बंदा तो पूरी तरह हिल गया है, क्योंकि अगर इन जानवरों के पास सच में दिमाग आ गया तो ये बची कुची इंसानियत के लिए एक ऐसा खतरा बन जाएंगे जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस नई कामयाबी का फायदा उठाकर उसने नैनोबॉट्स छोड़ दिए ताकि इंसानी डीएनए बदला जा सके, और हर आम आदमी को एक ऐसा शिकारी बना दिया जो उन डरावने शैतानों को चीर सके। अरे भाई, उस साइंटिस्ट ने जॉन को एक बड़ा झटका दिया और माना कि वही इस सब के पीछे का असली दिमाग था जिसने नैनोटेक के साथ छेड़छाड़ की ताकि पूरी दुनिया को जबरदस्ती बदल सके। देखो, अब जॉन को एकदम से एहसास हुआ कि वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा है जहां हर एक रहने वाला इंसान अब बहुत ताकतवर रैंकर बन चुका है। जॉन के हाथ में एक इंजेक्शन चमक रहा है जिसमें बहुत सारे नैनाइट्स भरे हैं, और ये उसको भगवान जैसी ताकत देने का एक मौका है। वीडियो के जरिए वो साइंटिस्ट उस पर जोर डालता है कि वो ये कदम उठा ले, और वादा करता है कि इस एक इंजेक्शन से उसको वो ज्ञान मिलेगा जो किसी के पास नहीं है, और उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो दुनिया के सारे लेवल की हद तोड़ देगा। अरे भाई, जैसे ही सब कुछ जुड़ा, हमारे एमसी को एहसास हुआ कि नैनो मशीन सिस्टम उसके शरीर के लिए 100% सही है, और अब वो इसका असली मालिक बन गया है। उसने अपनी हथेलियों को देखा। पहले तो उसको थोड़ा शक हुआ, क्योंकि बाहर से कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन यार, उसका वो शक तुरंत खत्म हो गया जब उसने हवा से ही असली चीजें बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल किसी भगवान की तरह। इस जबरदस्त बनाने की ताकत से अब वो जो भी सोचेगा वही चीज बना सकता है, और साइंटिस्ट बहुत खुश है क्योंकि करप्टर्स को कुचलने के लिए उन्हें बस इसी बदलाव की जरूरत थी। कसम से, इस जंग को जीतने के लिए जॉन को पूरी दुनिया की छुपी हुई लैब से पावर अप्स ढूंढकर सबको बांटने का काम मिला है, ताकि इंसान एक ऐसी फौज बन जाए जो रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को खत्म कर सके। यार, जैसे ही गाना शुरू होता है, हमें दिखता है कि भारी कवच पहने हुए सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी सीधा राजधानी की तरफ बढ़ रही है। देखो, अचानक से कोई हमारे हीरो का नाम लेकर चिल्लाता है, और वो वही तेज दिमाग वाली जासूस निकलती है जो कोडावा विलेज के राजों का पता लगा रही थी। कसम से वो बहुत ज्यादा जोश में है, और वो सारी जरूरी बातें बताना चाहती है जो उसने उस पिछली जंग के खतरनाक खून खराबे में देखी थी। अरे भाई, अब अगर राजमहल की तरफ देखें तो वहां एक बहुत सुंदर पढ़ने वाली लड़की बड़ी मेहनत से किताबें पढ़ रही है। इस बीच वो साइंटिस्ट एक अजीब सी चेतावनी देता है कि जब तक हमारा हीरो होश में आएगा, तब तक ये पूरी दुनिया उस पुरानी दुनिया से बिल्कुल बदल चुकी होगी जब वो आखिरी बार मिले थे। हमें पुरानी रिकॉर्डिंग का एक सिलसिला मिलता है, और आखिरी हिस्से तक आते आते वो वैज्ञानिक काफी बूढ़ा दिखने लगता है। वो मानता है कि अब वो अपना सब कुछ जॉन की तरकीब पर लगा रहा है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। यार, हमारे हीरो के लिए ये बड़ा दर्द भरा पल है। उसको अपने प्यारे दोस्त को ऐसे कमजोर और ढलता हुआ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो खुद तो बिल्कुल नहीं बदला।
उन आखिरी और भारी बातों में वो बूढ़ा आदमी पूरी दुनिया का बोझ हमारे हीरो के कंधों पर डाल देता है और बोलता है कि अब वही इस धरती की आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वीडियो बंद होती है, दो बच्चे भागते हुए वहां आते हैं और अपने महान गार्डियन गॉड के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो बताते हैं कि पूरी बस्ती एक साथ हो गई है और हर जगह बस उसे ही ढूंढने में लगी है। यार, गांव में इतना शोर शराबा हो रहा था कि पूछो मत, क्योंकि हर कोई ये देखने के लिए मरा जा रहा था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। लेकिन इस हल्ला गुल्ले के बीच लक्कॉय की तेज नजरों ने एक ऐसी चीज देखी जिससे पूरा माहौल ही बदल गया। देखो, हमारे हीरो ने देखा कि सेबास्टियन के गले में एक अनोखी चाबी लटक रही है और उसने तुरंत उस पुरानी चीज की पूरी कहानी पूछ ली। सेबास्टियन ने बताया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक पवित्र निशानी है जिसे उसका खानदान सदियों से अपनी जान देकर बचा रहा है। उनकी पुरानी बातों के हिसाब से अगर कुडामा गांव पर कभी कोई बड़ी मुसीबत आई तो चाबी वाले को तुरंत उस छुपी हुई लैब में भागकर अपने सबसे बड़े रक्षक भगवान को जगाना होगा। अरे भाई, बच्चों का जोश तो देखो, वो जॉन को लगभग घसीटते हुए गांव ले जा रहे हैं क्योंकि उनसे खुशी संभाली नहीं जा रही। वहां पहुंचते ही माहौल एकदम जबरदस्त था। सारे गांव वाले ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने जंग पहले ही जीत ली हो। हर कोई अपने उस मशहूर रक्षक को देखने के लिए तड़प रहा था और सही वक्त पर गार्डियन गॉड वहां आया, जिसे वो दोनों लड़के खींच कर ला रहे थे। लेकिन यार, हमारे हीरो ने सुना कि वहां के लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसे बिल्कुल नीचे दर्जे का बता रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि एक कीड़े ने उसकी जान बचाई थी। देखो तो सही, कितने एहसान फरामोश लोग हैं। जिसने इनकी जान बचाई उसे इज्जत देने के बजाय ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शुक्र है, आखिर एक बंदे ने हिम्मत दिखाई। उसने भीड़ को याद दिलाया कि जब सब डर के मारे कांप रहे थे तब जॉन ने आगे आकर पूरे गांव को बचाया। उसने साबित किया कि उन्हें अपने रक्षक देवता की इज्जत करनी चाहिए। देखो, एक बूढ़ी औरत पास आती है। उसको सुकून मिला कि आखिर उसने इस अनजान जवान हीरो को ढूंढ ही लिया। वो सबकी तरफ से जॉन का बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि इन बदतमीज नए उम्र के लड़कों की फजूल बातों पर ध्यान ना दे। अरे भाई, सेबास्टियन के पिता ने भी कड़वी सच्चाई मानते हुए कहा कि अगर जॉन बीच में ना आता तो आज इस पूरे गांव का नामो निशान मिट गया होता। अरे भाई, अपना हीरो उनके शुक्रिया को एकदम बड़े आदमी की तरह मना कर देता है और कहता है कि उसको कोई इनाम नहीं चाहिए, बस अगर उनके पास कोई काम की खबर हो तो बता दो। देखो, वो इस अनजान दुनिया का हालचाल जानने के पीछे पड़ा है, जिससे वो बेचारा आदमी उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया। फिर दादी बोलती हैं कि क्योंकि वो तो बस एक छोटे से गांव के सीधे साधे लोग हैं, तो अगर उसको दुनिया की बड़ी बातें जाननी है तो उसको राजधानी जाना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा शहर कोशिया है, जो सबसे ज़रूरी जगह है जहां राजा खुद बैठकर सब कुछ संभालता है। यार, कुडामा गांव के लोग कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी जैसे थे, जो हमेशा राजधानी जाते रहते क्योंकि उनके बढ़िया कपड़ों की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। देखो, दादी ने पहले ही कह दिया था कि रास्ता बहुत लंबा और थकाने वाला है, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि हमारा ताकतवर गार्डियन गॉड बिना किसी परेशानी के सब संभाल लेगा। अब हमारे हीरो को रास्तों की बिल्कुल समझ नहीं थी, तो दादी ने कहा कि सेबास्टियन उसकी मदद करेगा। सेबास्टियन को वैसे भी बड़े शहर में अपना काम निपटाना था, तो वो रास्ता दिखाने के लिए सही रहेगा। थोड़ी बातचीत के बाद सबने तय किया कि वो अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल जाएंगे और इसी के साथ उनका नया सफर शुरू हो गया। लेकिन यार, ये सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं था। दादी ने बताया कि वो चाहती है कि हमारा लड़का बड़े मैजिक एकेडमी में जाए ताकि उसकी ताकत और बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ सॉल्टी को थोड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि सिर्फ वही इतना काबिल है जो हमारे महान हीरो का साथ दे सके। दादी ने तो तुरंत बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का राजधानी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनकी नज़र में उस शहर में कदम रखने की एक भी वजह नहीं है। यार, तभी सॉल्ट को गुस्सा आ गया और वो अपनी माँ से बहस करने लगा। वो जिद करने लगा कि वो उसे खुद वहां लेकर जाएगा। लेकिन सेबास्टियन ने पुरानी बात याद दिलाई कि सॉल्ट तो एकेडमी के इम्तिहान में पूरी तरह फेल हो गया था। क्योंकि वो फेल हो गया था, इसीलिए उसे बाहर जाने की कभी कोई इजाज़त ही नहीं मिली। अरे भाई, तभी जॉन को एहसास हुआ कि इस दुनिया में तो सच में बड़े सेक्रेड नाइट्स रहते हैं। देखो, अब उन बड़े नाइट्स की तरफ देखें तो उनके कैप्टन को बड़ा अजीब लगा कि बिना इवॉल्व्ड ईयर्स के एक मामूली इंसान ने करप्टर को कैसे हरा दिया। अरे भाई, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि वो इंसानों को अपने सामने बहुत कमज़ोर और नीचा समझता है। देखो, आखिर में हमारी हीरोइन ने बोलना शुरू किया और माना कि वो खुद हैरान थी कि सब इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि उसने सोचा भी नहीं था। यार, ये रिपोर्ट ने तो सब कुछ बदल दिया। इसमें ऐसी अनोखी बात लिखी थी जो आजकल के सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन थी। कसम से, तभी एक मॉन्स्टर एकदम पीछे से निकला, लेकिन इससे पहले उसके नाखून हीरोइन को लगते हमारे बड़े नाइट ने बीच में कूदकर उसे सही से रोक लिया। उसने उस जानवर के 2 टुकड़े मक्खन की तरह कर दिए और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला कि अब वो उस अनजान बंदे से मिलने के लिए बहुत बेचैन है जिसके बारे में हीरोइन बता रही थी।
अब चलो अगली सुबह कुडामा गांव चलते हैं, जहां हमारा अस्ट्रील नए दिन में अपनी आंखें खोलता है। कसम से उसने इतना दुख झेला था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस धरती पर फिर कभी उसे इतना सुकून और इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। वो पल इतना अनोखा था कि उसने बोला काश उसका साइंटिस्ट दोस्त साथ होता तो वो दोनों मिलकर इस नज़ारे को अच्छे से समझते। फिर तभी सैंडी वहां चिल्लाते हुए आई और गार्डियन गॉड को बोलने लगी कि ये धूल भरे पुराने कपड़े छोड़ो और नए कपड़े पहनो। लेकिन भाई हमारा अस्ट्रील इतना जिद्दी था कि वो अपने उन्हीं कपड़ों में खुश था। उसके लिए दिखावे से ज्यादा सुकून जरूरी था। देखो दोस्तों, अब सजने संवरने का बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, क्योंकि घड़ी की सुई घूम चुकी है। अब इस शुरुआती गांव को छोड़कर बड़ी राजधानी की तरफ निकलने का वक्त आ गया है। सेबेस्टियन बड़े दुख के साथ अपनी दादी और सॉल्ट से अलविदा कहता है और आगे के लंबे रास्ते के लिए खुद को तैयार करता है। यार सॉल्ट तो बिल्कुल नखरे दिखा रहा था, मुंह फुलाकर बुदबुदा रहा था कि गाइड की तरह उसे ही सबको लेकर चलना चाहिए था। फिर जॉन आगे आता है और सॉल्ट की थोड़ी तारीफ करता है, ये कहकर कि कल की लड़ाई में उसने जो तरीके दिखाए वो सच में काफ़ी बढ़िया थे। वो सॉल्ट को चुनौती देता है और कहता है कि जब वो अपनी ताकत और लेवल बढ़ा लेगा तो वो राजधानी में दोबारा मुकाबले के लिए उसका इंतज़ार करेगा। अरे भाई, सॉल्ट पूरी तरह जोश में आ गया और उसने दिल में कसम खाई कि अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि सबको दिखा सके कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सेबेस्टियन के पिताजी ने जाते जाते उसको कुछ समझदारी की बातें समझाईं और कहा कि बस जिंदा रहना। फिर उन्होंने उन दोनों को अलविदा कह दिया। देखो, इसके बाद हमारा हीरो कैपिटल की तरफ एक नए काम के लिए निकल पड़ा और कसम से ये सफ़र कोई मजाक नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी अलग अलग जगह आई। सेबेस्टियन सबसे आगे चलकर रास्ता दिखा रहा था। वो बंदा तो एक चलता फिरता नक्शा था, क्योंकि वो इतनी बार कैपिटल गया था कि उसको गिनती भी याद नहीं थी। यार, जब सूरज ढल गया और उन्होंने रुकने का इंतजाम किया तो हमारे हीरो ने पूछा कि ये लंबा सफ़र अभी और कितना बाकी है। यार, सेबेस्टियन का अंदाज़ा है कि उनके पास अब बस 4 दिन का वक्त बचा है, लेकिन एमसी को लगता है कि सब कुछ देखकर ये तो बहुत कम मेहनत है। देखो, रोटी खाते हुए सेबेस्टियन ने आखिरकार पूछ ही लिया कि उसके जैसा ताकतवर बंदा इस दुनिया की गहरी बातें जानने के लिए इतना बेचैन क्यों है। यार देखो, ये बताने के बजाय कि वो करोड़ों साल पुराना है, हमारा हीरो शाना बनता है और कहता है कि उसकी पहचान एक छुपा हुआ राज है। उसको अच्छे से पता है कि ये गंदे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और बिना लड़े गायब नहीं होंगे। साइंटिस्ट की खोज ने भी यही बताया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई, एक डरावनी बात पता चली है कि ये राक्षस और भी ज़्यादा खतरनाक रूप में बदल रहे हैं। वैसे तो ये राक्षस सिर्फ गंदी जगह पर पैदा होते हैं, लेकिन जॉन हैरान रह गया जब उसने एक बड़े कीड़े को एकदम साफ झील के अंदर बढ़ते देखा। ये देखकर हमारा हीरो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि इन कीड़ों की गिनती अब बहुत ज़्यादा होने वाली है। सेबेस्टियन थोड़ा डर गया और पूछने लगा कि हमारे भगवान ऐसा गुस्से वाला चेहरा क्यों बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ, वो तो बस गहरी सोच में डूबे थे कि ये शहर कितना बदल गया है। अरे भाई, सबसे ज़्यादा तो हमारा हीरो ये राज जानने के लिए बेचैन है कि इस वक्त के कमज़ोर इंसान इतने ताकतवर दुश्मनों के सामने कैसे जिंदा बच रहे हैं। उसको एहसास हुआ कि अगर इन लोगों को टिकना है तो उन्हें ताकतवर बनाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, ताकि वो सही में इन शैतानों से लड़ सकें। देखो यार, भूलना मत कि उसके जैसा ताकतवर बंदा भी पसीने पसीने हो गया था जब उसने वो खौफनाक बदला हुआ शैतान देखा था जो साइंटिस्ट के सैटेलाइट ने पकड़ा था। तभी घोड़े के दौड़ने की आवाज ने खामोशी तोड़ दी, जिससे हीरो को समझ आ गया कि कोई इंसान उनकी तरफ आ रहा है। देखो, उस शाम एमसी ने बीच में आने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि उसको उस सफेद बालों वाले योद्धा से कुछ जरूरी काम है। अरे भाई, जब उसको एहसास हुआ कि ये बड़ा नाइट उसी से बात कर रहा है तो उसने एक पल खराब नहीं किया और तुरंत पूछा कि वो है कौन। उस आदमी ने अपना नाम आर्गस बताया, जो कैपिटल की 7 स्क्वाड का सबसे ताकतवर नेता है। कसम से वो तो रॉयल गार्ड का एक महान सेक्रेट नाइट निकला, कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जाए। लेकिन यार, वहां खड़ी एक लड़की नाइट को बहुत गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगी कि उस जैसे नीच कचरे को अपनी हद समझनी चाहिए और बड़े नाइट की इज्जत करनी चाहिए। देखो यार, कैप्टन ने हैरानी वाली इज्जत दिखाई और अपने घोड़े से नीचे उतर गया माफी मांगने के लिए। उसने ये माना कि घोड़े पर बैठकर हमारे हीरो को नीचे देखना बदतमीजी थी। हमारा हीरो भी बड़े सलीके से खड़ा होकर मिला और कैप्टन उस बदतमीज लड़की सिपाही की हरकत को संभालने में लगा रहा। जब आर्गस ने उनके सफर के बारे में सवाल पूछे तो सेबास्टियन ने उस्ताद की तरह बीच में आकर सब बता दिया। उसने बताया कि वो कुडामा गांव से आए हैं और उन्हें रॉयल कैपिटल जाना है। इसी बीच वो लड़की पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसे वही लोग मिल गए हैं जिन्हें वो
वो ढूंढ रही थी। उसने बताया कि इस पूरे इलाके में करप्टर का डर है और फिर साफ साफ पूछा कि क्या हमारे लोगों का सामना उन खतरनाक हाई लेवल मॉन्स्टर से हुआ है। अरे यार, क्या उसको सच में शक है कि हमारा हीरो उन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के साथ मिला हुआ है? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आर्गस ने तुरंत अपने नाइट को चुप करा दिया और खामोश रहने का इशारा किया ताकि बात और ज्यादा न बिगड़े। देखो, हमारे तेज नजर वाले लीडर ने बताया कि उस लड़के ने एकदम बढ़िया और महंगे कपड़े पहने हैं जो खास कोडामा गांव के हैं। ये महंगा कपड़ा दिखाता है कि वो कोई ऐसे वैसे गुंडे नहीं है जो गांव लूटते हैं, बल्कि इनके पीछे जरूर किसी बड़े का हाथ है। लेकिन इतने अच्छे कपड़ों के बाद भी माहौल एकदम बदल गया, क्योंकि उसने अपनी तलवार निकालकर सीधा हमारे हीरो के गले पर टिका दी। अरे भाई, उसने साफ बोल दिया कि ये दोनों एकदम अजीब हैं। उसने ऐसे दूसरी दुनिया वाले कपड़े पहले कभी नहीं देखे और वो पूछने लगा कि ये मुसाफिर आखिर किस राज्य से आया है। देखो, उसने उन्हें वहां के गुंडों के बारे में समझाया जो बच्चों को लालच की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर धोखे से मुसाफिरों को जान से मार देते हैं। यार, सेबेस्टियन ने बात संभालने की पूरी कोशिश की और कसम खाई कि वो कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि बस मुसीबत में फंसे हुए अच्छे लोग हैं। लेकिन वो फीमेल नाइट को यकीन नहीं हुआ और उसको बहुत गुस्सा आ गया। तभी सेबेस्टियन ने शरीफ बनना बंद किया और अपनी छुपी हुई शक्ति बाहर निकाल दी। कसम से आर्गस को तुरंत उस बच्चे की शक्ति का एहसास हो गया और उसने उसको अपनी हद में रहने को कहा। साथ ही उसने उसके चारों तरफ हवा में तैरती हुई तलवारों की दीवार खड़ी कर दी। यार, सेबेस्टियन को एहसास हो गया है कि वो बुरी तरह घिर गया है और हार चुका है, लेकिन हमारा हीरो जॉन वहां ऐसे खड़ा है जैसे उसको किसी बात की परवाह ही नहीं। आर्गस ने अपना हथियार जॉन पर ताना और उसको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा खतरा है, तो वो पूछने लगा कि जॉन कौन से बड़े खानदान का बंदा है। उस नाइट ने साफ बोल दिया कि अगर एक भी गलत बात बोली तो जॉन सीधा मौत के पास पहुंच जाएगा। लेकिन देखो, जॉन एकदम शांत खड़ा है और डर को अपने पास भी नहीं आने दे रहा। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तब जॉन ने सच बताया कि वो कोडामा गांव का ही रहने वाला है। लेकिन वो औरत एक पल के लिए भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसको पक्का लग रहा है कि ये दोनों गंदे चोर हैं जो बस दिक्कत पैदा करने आए हैं। किस्मत अच्छी थी कि आर्गस को सही एहसास हुआ। जब उसको समझ आया कि ये लोग सही हैं तो उसने अपनी तलवार वापस रखी और सेबेस्टियन को जादू से आज़ाद कर दिया। देखो यार, ऊपर से उस बच्चे ने बीच में बोला कि जॉन कोई मामूली गांव वाला नहीं है, बल्कि वो तो कोडामा का असली रक्षक देवता है। अरे भाई, मतलब एक असली देवता सबकी नजरों के सामने छुपा था। क्या गजब का राज खुला है। अब जाकर सबको सारी बात समझ आने लगी और सब कुछ साफ हो गया। कैप्टन ने तो ऐसे दिखाया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी, लेकिन हमारा हीरो बस ये जानना चाहता है कि ये पकाने वाली पूछताछ अब खत्म हुई या नहीं। फिर कैप्टन अपने घोड़े पर बैठा और इस परेशानी के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि ये तो बस नियम था और इशारा दिया कि वो सब कैपिटल में फिर मिलेंगे। देखो, वो तो यहाँ तक चला गया कि उसने हीरो को सीधा संपर्क करने को बोल दिया और कहा कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। उसकी नाइट लड़की तो ये देखकर एकदम हैरान रह गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा अफसर एक ऐसे कमजोर दिखने वाले बंदे को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहा है। लैंसरे बस वहां सुन होकर खड़ी रही। उसको साफ लग रहा था कि आर्गस का अचानक बदला हुआ रवैया काफी शक पैदा करने वाला है। जैसे ही नाइट्स की टोली वापस जाने लगी, वो लड़की अपनी उलझन ज्यादा देर रोक नहीं पाई और अपने लीडर से पूछ लिया कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कसम से ये देखना बहुत हैरानी की बात है कि एक इतना बड़ा अफसर किसी ट्रैश टियर क्लास वाले को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा है। देखो, उसके दिमाग में हलचल होने लगी और उसको एहसास हुआ कि ये बंदा कोई मामूली या छोटा मोटा कमजोर इंसान नहीं है। वो तो उसको डांटने भी लगा और चेतावनी दी कि ये नीची जात वाली बकवास अब हमेशा के लिए बंद कर दे। तभी एक हरे बालों वाली नाइट बोली। उसने कैप्टन का साथ दिया और माना कि आर्गस का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसने बताया कि उसको भी उस अनजान आदमी से एक बहुत ही खतरनाक और दम घुटने वाली ताकत महसूस हो रही थी। यार, फिर आर्गस ने एक बड़ी बात बताई कि उसने उस बंदे पर आगे झपट कर 3 बार हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसका शरीर बिल्कुल जम गया था और लाख कोशिश के बाद भी वो एक कदम नहीं हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़े होने भर से ही उस पर कोई बड़ा पैरालिसिस डीबफ लग गया हो। यार, उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई गायब सी बहुत बड़ी ताकत उसको नीचे दबा रही हो और उसकी वजह से वो एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। अरे भाई, वो आगे बताता है कि जॉन ने वो कमाल के दांवपेच बिना जेब से हाथ निकाले ही कर दिखाए। कसम से क्या ही टशन है उसका। कैप्टन ने हमारे एमसी पर जानलेवा वार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। एक लड़की पूछती है कि क्या उसने सच में अपनी सीक्रेट पावर इस्तेमाल की थी और उसको मजबूरन ये सच मानना पड़ा। जब उसने माना कि उसकी सारी शक्तियां बिल्कुल बेअसर हो गई थी तो वो लड़की ये खबर सुनकर एकदम हैरान रह गई। देखो यार, ये तो कमाल है, क्योंकि पहले उसने उसी सीक्रेट स्वॉर्ड बफ से सेबेस्टियन को धूल चटा दी थी, लेकिन जॉन के सामने उसकी ताकत ने काम तक नहीं किया। अपने सरदार को इतनी बुरी तरह नाकाम होते देख अब उन लड़कियों को शक हो रहा है कि कैप्टन सच में ओपी है या फिर वो अब तक बस ढोंग कर रहा था।
देखो, आर्गस मानता है कि वो इतना पागल नहीं है जो हमारे एमसी से पंगा ले, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि शायद उनका सबसे बड़ा कैप्टन ही जॉन के खतरनाक पावर लेवल के सामने थोड़ा टिक सके। लेकिन उसके पास खड़ी भूरे बालों वाली लड़की बहुत गुस्से में है, क्योंकि इतने ताकतवर इंसान को देखकर उसका गुरूर चूरे चूरे हो गया है। उसकी छोटी सोच में ये बहुत बड़ी बेइज्जती है कि एक नीचे रैंक वाले के पास इतनी ज्यादा असली ताकत है जो उनकी कड़ी ट्रेनिंग को भी पीछे छोड़ दे। यार, आर्गस ने सच को बिल्कुल नहीं छुपाया और साफ बोल दिया कि जॉन के लड़ने की काबिलियत उन सबसे एकदम अलग ही लेवल पर है। अब हर तरफ बस यही बातें हो रही हैं और सब बहस कर रहे हैं कि क्या हमारा हीरो ही वो शैतान था जिसने कोमोडो विलेज पर इतना बुरा हमला किया था। देखो, आर्गस उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जॉन देखने में बिल्कुल कातिल नहीं लगता, क्योंकि वो इतने वक्त से बहुत ही शांत रहा है और वैसे भी दोनों सीधे कैपिटल ही जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि वो उन पर कड़ी नजर रखेंगे और वहां पहुंचकर पूरे सच का पता लगा लेंगे। अरे भाई, जब वो उस बड़े कैपिटल पहुंचते हैं तो आर्गस सोचता है कि अब कोमोडो गांव के जॉन के बारे में सब कुछ पता लगाने का वक्त आ गया है। उसे पता है कि इतने ताकतवर साथी का साथ होना राक्षस फौज के खिलाफ इस घमासान लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। कसम से नई सुबह होते ही हमारा हीरो अपनी नींद भगाकर फिर से अपनी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाने में लग जाता है। यार, सेबेस्टियन तो खुशी के मारे पागल हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारे एमसी जैसे खतरनाक ताकतवर बंदे से मिलकर उसको बड़ा फख्र हो रहा है और वो उससे लड़ाई के नए नए तरीके सीखना चाहता है। देखो, वो तो हाथ पैर चलाकर लड़ने की नकल भी करने लगा और साथ में बताया कि कैप्टन आर्गस कोई आम सिपाही नहीं था, बल्कि रॉयल गार्ड का एक असली खिलाड़ी था और पूरे शहर में उसका बड़ा नाम था। अरे भाई, सेबेस्टियन ने आगे बताया कि यहाँ के रहने वाले लोग वक्त के साथ जानवरों जैसे बन गए हैं और इसी बदलाव की वजह से उनके पास अलग अलग तरह की ताकतें आ गई हैं। कसम से जॉन को एकदम से सब समझ आ गया कि यहाँ के लोग इस नैनोटेक को कोई भगवान का चमत्कार या जादू टोना समझ रहे हैं। अरे भाई, जहाँ पूरी दुनिया इन ताकतों को सीधा जादू टोना समझती थी, ये असल में बड़े लेवल का विज्ञान था जो सबके सामने छुपा हुआ था। यार, अभी भी उस लड़की की कड़वी बातें उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी बेइज्जती उसके कानों में गूंजती रहती है कि वो एकदम गिरा हुआ कमजोर इंसान है। इस भेदभाव की जड़ तक पहुंचने के लिए उसने सेबेस्टियन से सवाल जवाब किए कि सब लोग इस नीची जात वाली बकवास के पीछे क्यों पागल हैं। देखो, वो इस अजीब नई दुनिया में रहने वाले जीवों की असली ऊंच नीच समझने के लिए बहुत बेचैन था। उस बच्चे ने सारी कहानी समझाई और बताया कि वहां के लोग एक दूसरे से कितने अलग हैं। कुछ पानी की मछलियों जैसे दिखते हैं, तो कुछ घिनौने कीड़े मकोड़े जैसे और कुछ आम जानवरों जैसे लगते हैं। दादी के मुताबिक पुराना इतिहास बताता है भी हजारों साल पहले इंसान बहुत कमजोर थे और छोटी छोटी बंद जगहों में फंसे हुए थे। अरे भाई, तब से अब तक दुनिया पूरी बदल चुकी है, क्योंकि आज का सच तो अलग ही लेवल पर है। देखो, अब दुनिया ऐसी हो गई है कि कुछ खानदान गहरे समंदर में रहने लगे और कुछ कीड़े मकोड़े जैसे बन गए। तब जाकर जॉन को समझ आया कि इन बड़े बदलावों की वजह से ही इंसान अपनी हदें तोड़ पाए और इतने ताकतवर बन गए। कसम से, जब हमारा जॉन करोड़ों साल तक गहरी नींद में सोया हुआ था, तब उसके पीछे से पूरी दुनिया ही बदल गई। देखो, सीधे शब्दों में बोलूं तो उस दौर में जिसका बड़ा बदलाव नहीं हुआ, उन्हें आज नीचे दर्जे का और कमजोर माना जाता है। सेबेस्टियन इस कड़वी सच्चाई पर हाँ भरता है और बताता है कि अब समाज ऐसे ही चलता है। कसम से, दुख की बात तो यह है कि इन बेचारे लोगों का शिकार किया जाता है और उन्हें गंदी गुलामी में बेच दिया जाता है। ये बड़े लोग उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो शरीर से कमजोर हैं और उन्हें जादू चलाना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन सेबेस्टियन साबित करता है कि वो सबसे अलग है और वो दुनिया को इस गंदी सोच से नहीं देखता। वो सबसे बराबर इज्जत से पेश आता है और मानता है कि आज का जमाना बहुत ही बिगड़ा हुआ और बेरहम है। यार, ये सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराया और उसने सेबेस्टियन की तारीफ की, क्योंकि उसका दिल सच में सोने जैसा है। देखो, जैसे ही माहौल गर्म होता है, वहाँ एक इंसान लड़खड़ाते हुए दिखता है, जैसे किसी बहुत डरावने सपने से बचकर आया हो। वो बेचारी लड़की लड़खड़ाकर सीधा सख्त जमीन पर गिर जाती है। यार, उसको ऐसी बुरी हालत में देखकर सेबेस्टियन तुरंत उसके पास भागता है ताकि देख सके कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। लेकिन हमारे एमसी को अंदर से लग रहा है कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा चक्कर है। ये साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ थकी नहीं है, बल्कि उसके पूरे शरीर पर गहरे और गंदे जख्म है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके कान बिल्कुल आम इंसान जैसे हैं। इस दुनिया के बड़े लोगों की नज़र में इसका मतलब है कि वो एक नीची जात की है। कसम से, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो एक एक सांस लेने के लिए तड़प रही है। अरे भाई, उसके शरीर पर चोटों का लेवल इतना बुरा है कि कोई और होता तो कब का मर गया होता। सेबेस्टियन बड़े आराम से उसको संभालता है और कोशिश करता है देखने की कि वो होश में है या नहीं। बिना रुके हमारा हीरो आगे आता है और अपनी जादू की शक्ति निकालने को तैयार है ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन अचानक उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो जाता है और वो हमारे सफेद बालों वाले हीरो को बिल्कुल ना हिलने की धमकी देती है। वो कहती है कि अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो वो सेबेस्टियन की गर्दन काट देगी। देखो यार, हवा में मौत का डर साफ दिख रहा है और तभी हमारे हीरो को एक झटके में सब समझ आ जाता है।
कसम से ये सारी हालत तो शुरू से ही एक सोचा समझा जाल था। तभी उसको पीछे अंधेरे से एक आवाज सुनाई दी और डाकुओं की एक टोली सामने आ गई जो बड़े खतरनाक गायब होने वाले जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका सरदार एक घमंडी हंसी के साथ बाहर आया और उस लड़की की तारीफ करने लगा कि उसने सबको फंसाने के लिए क्या कमाल का काम किया है। यार उसने अपना काम बिल्कुल सही किया और उस घटिया सरदार की एक एक बात मानी। देखो, जॉन ने सब समझाया कि ये नैनो मशीन्स असलियत में रोशनी को ऐसे बदल देते हैं कि कोई भी हवा में गायब हो जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, जैसे ही वो हिलना शुरू करती है उसका गायब होने वाला सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर एक गुंडे ने अपनी तलवार सीधा जॉन की गर्दन पर रख दी और इधर सेबास्टियन की तो जान ही निकल रही थी। वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। यार सेबास्टियन सब बचाने के लिए अपना जादू तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे एकदम से जोर से चिल्लाकर रोक देता है और बस वहीं खड़े रहने को बोलता है। देखो, वो छोटा साथी तो पूरी तरह हैरान रह गया। मेरा मतलब है, क्या हमारे तगड़े हीरो को इन सब को खत्म करके हमेशा की तरह जीत कर नहीं निकल जाना चाहिए? पर जॉन उसे कड़वी सच्चाई बताता है कि वो लोग मात खा चुके हैं और अब सही में कैदी बन गए हैं। कसम से सेबास्टियन ये बात मान ही नहीं पा रहा। वो चिल्लाता है कि हमें डरपोकों की तरह हार मानने के बजाय लड़ते हुए खत्म होना चाहिए। अब उन चोरों के सरदार ने बहुत नाटक देख लिया था और वो तुरंत हुक्म देता है कि इस शोर मचाने वाले लड़के को अभी के अभी कोठरी में फेंक दो। लेकिन उनमें से एक गुंडे को शक होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं हमारा हीरो कोई छिपी हुई शक्ति या बड़े लेवल की ताकत तो नहीं छुपा रहा। लेकिन जॉन के जवाब देने से पहले ही उस गुंडे ने हमारे एमसी के पेट पर एक जोरदार लात मारी ताकि दिखा सके कि असली मालिक कौन है। देखो, जैसे ही हमारा लड़का जमीन पर गिरा, वो घमंडी गुंडा बधाइयां मारने लगा कि इन कचरा इंसानों को जादू चलाना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन तभी उनका बड़ा सेठ बीच में आया और समझाया कि माल खराब मत करो, क्योंकि टूटे हुए गुलामों के बदले ज्यादा सोना नहीं मिलता। यार वो अपने बंदों को दिखाना चाहता था कि काम कैसे होता है, तो उसने बेचारे सेबास्टियन पर निशाना लगाया और बिजली का एक भयंकर झटका दिया, जिससे वो बच्चा वहीं ढेर हो गया। कुछ घंटों बाद जब सेबास्टियन ने अपनी आंखें खोली तो जॉन उसके पास ही खड़ा था और देख रहा था कि कहीं उसका दिमाग पूरी तरह खराब तो नहीं हो गया। अरे भाई, वो लड़का तो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जॉन ने उसको बड़ी तसल्ली दी और बताया कि उसने अपनी ताकत से उसके सारे जख्म पहले ही भर दिए हैं। देखो, सिर्फ इसी वजह से वो अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, नहीं तो वो किसी जले हुए टुकड़े जैसा दिखता। यार फिर सेबास्टियन जाग गया और परेशानी में इधर उधर देखने लगा। वो पूछने लगा कि उन्हें ऐसी कौन सी अजीब जगह पर फेंक दिया गया है। हमारे हीरो ने बड़े आराम से सारी बात समझाई कि हमले के बाद दुश्मनों ने उसको बांध दिया था और घसीटकर सीधा इस छुपे हुए ठिकाने पर ले आए। कसम से पता चला कि ये छोटे मोटे गुंडे बड़ी सड़क पर मुसाफिरों का शिकार कर रहे हैं और उन्होंने इस जगह को एक कैदखाना बना दिया है। यार हालात बहुत ही बुरे हैं, काफी कैदी बुरी तरह जख्मी हैं और हैरानी की बात तो ये है कि अवेकेंड लोग भी उनके जाल में फंस गए हैं। जॉन को जल्दी ही सारी बात समझ आ गई। उसको एहसास हुआ कि ये डाकू बड़े ही जालिम हैं और किसी को भी बिना सोचे समझे पिंजरे में फेंक देते हैं। सेबास्टियन ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है और पूछा कि जॉन लगभग नंगा क्यों खड़ा है, तो जॉन ने बताया कि डाकुओं ने उसके सारे कपड़े लूट लिए क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया और हाई टियर लग रहे थे। देखो, वो वहां पूरे भरोसे के साथ खड़ा है। भले ही उसने सिर्फ अपना शुरुआती कच्चा पहना है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जॉन ने बस बात को हल्के में लिया और बोला कि अब तो उसको ठंडी हवा की आदत हो गई है। अरे भाई, सेबास्टियन बिल्कुल हैरान है और सोच रहा है कि जॉन ने उन कमजोर लेवल के गुंडों को एक पल में खत्म क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास इतने तगड़े स्टैट्स हैं। दूसरी तरफ एक गुंडा उस लड़की को कैदियों के लिए बचा कुचा खाना ले जाने को कहता है। वो लोग दरवाजा खोलकर वहीं रुक जाते हैं और कैदियों पर शक भरी निगाह रखते हैं। जब लड़की खाना देने पास आती है तो सेबास्टियन गुस्से में भड़क जाता है और पूछता है कि ये बेवकूफ लड़की क्या कर रही है। वो रूखेपन से कहती है कि उसको लड़के की नफरत या माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो बेचारा गुस्से में और ज्यादा उबलने लगता है। तभी जॉन शांति से मुस्कुराकर बोलता है कि लड़की तो असलियत में काफी नेक बन रही थी। यार वो तो एकदम हैरत से उसको देखती रह गई, सोचने लगी कि इसने इसे नेक कैसे समझ लिया। वो उसे याद दिलाती है कि उसने दुश्मन के हवाले करने के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया था, लेकिन हमारा होशियार एमसी उसे बता देता है कि वो उसके इस बेचारे वाले नाटक को पहले ही समझ गया था। देखो, वो आराम से खड़ा होता है और सिर्फ छूकर ही उन लोहे की सलाखों को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई गीली रस्सी हो। अरे भाई, लड़की का तो मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने ये इतनी खतरनाक ताकत देखी। कसम से ये तो पागलपन था। उसने उस मजबूत लोहे को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई रद्दी कागज हो। जब वो छोटे मोटे गुंडे वहां से नजर से दूर हो गए तो उसने सीधी बात की और पूछा कि उसका परिवार कहाँ कैद है।
अरे भाई, वो तो एकदम हैरान हो गई और हकलाते हुए एक सवाल पूछा कि इस अनजान बंदे को उसका सबसे बड़ा राज कैसे पता चला। जब वो जादू से उसके जख्म भरने लगा तो उसने बताया कि साफ दिख रहा था कि उसे धमकाया जा रहा है ताकि वो अपने परिवार को बचाने के लिए उसे धोखा दे। देखो, ये सब उसके लिए नया नहीं है, क्योंकि सालों तक मुश्किल कामों ने उसे लोगों के मन की बात समझने का उस्ताद बना दिया है। देखो, हमारे एमसी ने जैसे ही उसके जख्म देखे, उसको तुरंत एहसास हो गया कि वो कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भी इस बुरे सपने में फंसी एक बेचारी शिकार है। यार, वो उससे सीधा सवाल करता है क्योंकि उसको पता था कि उन नीच लोगों ने ज़रूर उसकी कोई कमज़ोरी पकड़ी होगी ताकि वो उनकी हर बात माने। कसम से उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा और वो टूट कर रोने लगी। फिर उसने वो दुख भरा सच बताया कि उन्होंने उसके छोटे भाई को कैदी बना रखा है। वो रोते रोते बताने लगी कि कैसे उन बेरहम डाकुओं ने उसके गांव पर हमला किया, उसके माँ बाप को मार डाला और उसके भाई को एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। उनकी शर्त बहुत सीधी और जालिम थी कि या तो उनकी हर एक गंदी बात मानो या फिर अपने आखिरी बचे हुए परिवार से हमेशा के लिए हाथ धो बैठो। यार, अपना दुख याद आते ही वो बुरी तरह से सकने लगी और उन पलों को फिर से याद करने लगी जब उन दरिंदों ने उससे उसकी हर प्यारी चीज़ छीन ली थी। अरे भाई, सेबेस्टियन को अब जाकर पूरी बात समझ आई। उसको एहसास हुआ कि जॉन का हार मानना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि डाकुओं के अड्डे के अंदर घुसने की एक पक्की चाल थी। जब पूरी बात दिमाग में बैठी तो हमारे हीरो का खून गुस्से से खौलने लगा। रुको जॉन, तुम क्या कह रहे हो कि तुमने जानबूझकर इन घटिया लोगों से खुद को पकड़ने दिया? एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ उसने हाँ बोला और बताया कि उसका असली मकसद हर एक डाकू को दुनिया से मिटा देना है। बाहर एक गुंडे ने कमरे से अजीब आवाज सुनी और देखने गया, लेकिन उसको जरा भी खबर नहीं थी कि अंदर कैसा खतरनाक बंदा उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो गुंडा पास आया, जॉन ने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा ही तोड़ दिया और लकड़ी के टुकड़े सीधा उस कमीने के मुंह पर जा लगे। अरे भाई, टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बंदा गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया और उसकी बुरी तरह बेइज्जती हो गई। यार, हमारा हीरो एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है कि अब कचरा साफ करने का वक्त आ गया है और इन गुंडों को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। देखो, सेबेस्टियन के लिए ये बहुत गर्व और जज्बाती पल था जब उसने अपने लड़के को एक असली लेजेंड की तरह आगे बढ़ते देखा। इन गुंडों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जॉन को इतना खतरनाक बनने देकर कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कसम से हमारा हीरो बताता है कि पिछले जन्म में पूरे करोड़ों साल पहले वो एक बड़े लेवल का सीक्रेट एजेंट था, लेकिन एजेंट बनने से बहुत पहले वो बस एक लाचार बच्चा था जो नालियों में रहकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। देखो, भ्रष्टाचार की मार झेलने के बाद उसका बस एक ही सपना था कि वो इंसाफ का रास्ता अपनाए और इस दुनिया से सारी गैरकानूनी गंदगी साफ कर दे। लेकिन जल्द ही उसको एक बहुत बड़ा एहसास हुआ जिसने उसका जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो समझ गया कि इस टूटे हुए समाज में उन हिम्मत वाले योद्धाओं की कमी है जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होकर उसको कुचल सकें। तभी घटिया चोरों के एक झुंड ने उसको घेर लिया। उन्हें लगा कि वो उसको डराकर अपने आगे झुका देंगे। उन्होंने उसको निशाना बनाया क्योंकि उन्हें वो एक आसान शिकार लगा, एक अकेला अनाथ जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। तो यार, वो छोटा सा लड़का इन गंदे गुंडों से बचकर मुश्किल सड़कों पर जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर था। अरे भाई, इन घटिया गुंडों ने हमारे एमसी को जुर्म की दुनिया में लाने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन उन्होंने उसको बहुत हल्का समझ लिया क्योंकि बचपन में भी ये बच्चा एकदम खतरनाक था और उसने अकेले ही उस पूरे झुंड को धो डाला। देखो, वहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई और वो इतना छोटा होकर भी सड़कों से गंदगी साफ करने निकल पड़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वो जवान हुआ तब भी उसका पक्का इरादा 1 इंच भी नहीं हिला। यार, वो अकेला ही पूरी फौज बन गया था और अपनी लड़ने की ताकत से वहां के सारे माफिया को एक एक करके खत्म कर दिया। कसम से उसका मकसद एकदम साफ था। वो सारी गंदगी और भ्रष्टाचार खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां मासूम लोग बिना डर के रह सकें। अरे भाई, लेकिन उसकी अकेली राह एकदम से बदल गई जब वो उस बंदे से मिला जो आगे चलकर उसका सबसे पक्का दोस्त बनने वाला था। उस नए बंदे ने बताया कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो जॉन नाम के किसी खास आदमी को बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहा है। चलो यारो, अब आज के वक्त पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि अभी वहां क्या हंगामा हो रहा है। हमारे सबसे जबरदस्त हीरो ने इन घटिया दुश्मनों को पहले ही धो डाला है और उन्हें अच्छे से दिखा दिया है कि उससे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब नए गुंडों की फौज आ रही है, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे हीरो के लिए बस लेवल बढ़ाने का एक जरिया है। हमारा हीरो बड़े मजे से उनका सामना कर रहा है और इन छोटे मोटे गुंडों को एक एक करके बड़ी सफाई से खत्म कर रहा है। अरे भाई देखो, जब 2 गुंडे उस पर एक साथ टूट पड़े तो जॉन ने अपना दिमाग लगाया और उनके ही एक साथी को उठाकर उनके मुंह पर दे मारा। जब वो गुंडा अपने उड़ते हुए साथी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जॉन ने मौका देखकर दूसरे वाले को ऐसा जोरदार झटका दिया कि वो तुरंत ढेर हो गया।
वो बचा हुआ गुंडा पूरी तरह घबरा गया और उसको एहसास हुआ कि जॉन उसकी औकात से बहुत बाहर है। वो जॉन को डर के मारे ऐसे देखने लगा जैसे सोच रहा हो कि क्या ये इंसान सच में कोई छुपा हुआ बॉस है। कसम से जब वो गुंडा डर के मारे कांपते हुए नीचे गिरा तो नीचे कैदियों को ऊपर हो रही भयानक मारपीट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सिल्विया का दिल अंधेरे में तेजी से धड़क रहा था और वो बहुत घबरा रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं जॉन मार न खा रहा हो। देखो, सेबास्टियन उसको भरोसा दिलाता है कि उनका देवता उन डाकुओं की धूल चटा रहा है, इसलिए सिल्विया को बस शांत रहना चाहिए जब तक उन्हें आज़ादी मिल रही है। अब सबके लिए बस एक ही नियम है कि जॉन की हर एक बात बिना किसी सवाल के माननी होगी। इतना सब होने के बाद भी सिल्विया डर के मारे थर थर कांप रही है क्योंकि उसको लगता है कि डाकुओं का सरदार एक ऐसा राक्षस है जिसे कोई नहीं रोक सकता उसकी भारी भरकम शक्ति की वजह से। पर बेचारी को ये नहीं पता कि वो डरावना सरदार खुद एक पत्ते की तरह कांप रहा है, क्योंकि हमारे हीरो से असली खौफ निकल रहा है। वो डाकुओं का सरदार बुरी तरह चिल्लाने लगता है और जॉन को ढेर सारा सोना और अपने सारे सिक्के देने का लालच देता है ताकि वो उसकी जान बख्श दे। देखो, वो इतना नीचे गिर गया कि उसने गुलामों के पिंजरों की तरफ इशारा किया और जॉन से कहा कि वो जितने चाहे इंसान ले जाए, बस उसको सही सलामत छोड़ दे। उसी पल जॉन को एहसास हुआ कि वो बच्चा सिल्विया का छोटा भाई था और उसे चोट लगे देखकर जॉन का गुस्सा हद से बाहर हो गया। क्या हुआ रे डरपोक, क्या तेरे बहाने खत्म हो गए? ये मत कहना कि तेरी घटिया बातें इतनी जल्दी खत्म हो गई। इस चूहे जैसी शक्ल वाले को अब समझ आ रहा है कि वो एक बुरे सपने में फंस गया है। वो डर के मारे कांप रहा है क्योंकि उसकी सारी शक्ति रुक गई है और अब वो बस ये जानने के लिए मरा जा रहा है कि जॉन के पास कितनी भयानक ताकत है। जॉन ने बड़े आराम से समझाया कि ये नीच चोर अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसको लगा इन कचरे लोगों पर अपनी ताकत खर्च करना ही बेकार है। फिर हमारे हीरो ने उस चूहे जैसे आदमी की बातों से ही ऐसी बन बजाई कि उसकी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। देखो, वो डरपोक गुंडा डर के मारे इतना सुन हो गया कि अब उसकी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह दुम दबाकर भाग निकले। आखिरी कोशिश में हमारे हीरो को हराने के लिए उसने एक गुप्त लीवर खींचा और पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। कसम से वो अकड़ दिखाने लगा और बोला कि अब जॉन इस भयानक मुसीबत से किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। जैसे ही प्लेटफॉर्म ऊपर आया, अंधेरे की गहराइयों से एक खतरनाक करप्टर बाहर निकला। रुको, क्या तुम सच में मजाक नहीं कर रहे? अरे भाई, इस पागल ने तो एक बड़े लेवल का करप्टर यहाँ अपने गुप्त हथियार की तरह छुपा कर रखा था। यार, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसका रूप बदल चुका है और इसकी आंखों में साफ शैतानी चालाकी दिख रही है। वो लुटेरा हंसे जा रहा है क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि जॉन की ये हिम्मत आज उसका खेल खत्म कर देगी। फिर एक भयानक चीख के साथ जो पूरे कमरे में गूंजी, वो दरिंदा पूरी रफ्तार से सीधा जॉन की तरफ झपटा। लेकिन देखो, जॉन तो हिला तक नहीं। उसने दरिंदे की आंखों में आंखें डाली और उसके वार को अपने खाली हाथों से रोकने के लिए तैयार हो गया। ऐसा गजब का नजारा देखकर उस चूहे जैसे आदमी को एहसास हुआ कि वो एक असली दरिंदे के सामने खड़ा है और उसके होश उड़ गए। अरे भाई, जॉन बताता है कि वो सिर्फ किस्मत वाला नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में एक ऐसे शरीर के साथ आया है जो इंसानी समझ के बिल्कुल बाहर है। उसके शरीर में मांसपेशियां इतनी ज्यादा घनी हैं और ऊपर से नैनोबॉट वाले प्रयोग ने उसको और भी तगड़ा बना दिया है। हमारा हीरो अपनी मुट्ठी में माना की पूरी ताकत इकट्ठी करता है और फिर ऐसा जोरदार धमाका करता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज पल भर में खत्म हो जाती है। वो गुंडा डर के मारे थर थर कांपने लगता है जब वो देखता है कि उसका सबसे बड़ा हथियार, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी चाल समझ रहा था, मिट्टी में मिल गया और जॉन को तो पसीना तक नहीं आया। देखो, उस बेचारे दुश्मन के सर पर खड़े होकर जॉन उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या लड़ाई का कोई फेज 2 भी बचा है या फिर उसने हार मान ली है और अपनी किस्मत के भरोसे बैठ गया है। अरे भाई, वो घमंडी गुंडा अब डर के मारे कांप रहा है। उसे ठंडा पसीना आ रहा है क्योंकि अब उसे अपनी मौत का एहसास हो गया है। देखो, ये बेकार आदमी अभी भी सोच रहा है कि वो सौदा कर सकता है। वो बहुत तमीज से इस बुरे सपने से निकलने की भीख मांग रहा है, लेकिन जॉन को शांति से बात नहीं करनी। उसने सीधा उसके जबड़े पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया। कसम से इस कचरे को साफ करने के बाद हमारे हीरो ने अपना सारा सामान वापस ले लिया और वो अब फिर से किसी बड़े खिलाड़ी जैसा लग रहा है। अब जब उसके पास उसका सामान आ गया है तो वक्त आ गया है बड़े काम पर ध्यान देने का। इस अंधेरी जगह से हर एक गुलाम को आजाद करना है, लेकिन वो सिल्विया के भाई को नहीं भूला है। उसको बचाना अभी भी सबसे जरूरी काम है। वो बच्चे को वहीं दबे पांव बैठे रहने और छुपे रहने को कहता है और वादा करता है कि जैसे ही खतरा टल जाएगा वो उसको लेने वापस आएगा। लेकिन यार, वहां से निकलने से पहले उसको इन डाकुओं के कागजात छानने होंगे ताकि उनके सारे काले राज पता चल सके। देखो, जब वो मेज की ड्राज में तलाशी ले रहा था तब उसको एक ऐसी फाइल मिली जिस पर उसको शक हुआ और जॉन समझ गया कि ये बात जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उन अजीब निशानों को घूरते हुए उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया की लिखावट के मामले में तो वो बिल्कुल अनपढ़ है। भले ही वो एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये कागज पूरा खेल बदल देंगे।
फिर अचानक उसको एक बात बहुत जोर से खटकी। कसम से, ये कितनी अजीब बात है कि बोलचाल में तो सब समझ आता है, लेकिन ये लिखे हुए अक्षर उसके लिए बिल्कुल बेमतलब है। यार, उसने फैसला किया कि सबसे सही यही रहेगा कि सेबेस्टियन उसको जितना जल्दी हो सके पढ़ना सिखा दे। लेकिन असली राज वो लिखावट नहीं है। असली बात तो ये है कि उन मामूली चोरों के पास इतने बड़े लेवल के करप्टर्स कैसे आए। देखो, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ओपी ताकत से उस पूरी जगह की गहराई से जांच शुरू कर दी। अपने नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके वो उनके सिस्टम में घुस गया ताकि उनकी सर्वेलेंस फीड्स देख सके। अरे भाई, ये नैनोबॉट्स कमाल के जासूस हैं जो दिन रात सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगती। अब सारी जानकारी मिलने के बाद वो आराम से बैठकर सारी वीडियोस देखने लगा ताकि छुपे हुए सच का पता लगा सके। देखो, हमारे हीरो को एक बहुत ही काली सच्चाई पता चली। ये घटिया गुंडे असल में गुलामों और बिगड़े हुए जीवों को छुपी हुई बुरी टोलियों को बेच रहे थे। यार, पता चला कि एक बहुत बड़ा रईस आदमी जिसके पास बेहिसाब पैसा था, वो इन खतरनाक राक्षसों को इकट्ठा करके अपनी खुद की पसंदीदा फौज बना रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बुरी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी बड़े दुश्मन की होती है, और वो अपनी गंदी चाल के बारे में बड़े गर्व से बता रहा था जो वो शुरू करने वाला था। कसम से, उन्हें पता भी नहीं था कि हमारा जॉन अंधेरे में छुपकर सब देख रहा था और उनके हर एक बुरे काम का हिसाब रख रहा था। अरे भाई, ये छुपी हुई जेल बिल्कुल शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के नीचे थी, जहां सारे गलत काम हो रहे थे। इसी बीच सिल्विया और सेबास्टियन उस जेल की गहराइयों से उस छोटी लड़की को लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। यार, सिल्विया हमेशा बहुत सख्त बनती है, लेकिन जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को देखा, उसका वो सख्त रूप बिल्कुल पिघल गया। वो बेचारा बच्चा अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा और दोनों रोते हुए एक दूसरे से मिले, जिसे देखकर कसम से दिल भर आए। रोते रोते वो जल्दी जल्दी अपने भाई को देखने लगी, क्योंकि उसको बहुत डर था कि कहीं उन शैतानों ने उसके प्यारे भाई को चोट तो नहीं पहुंचाई। फिर उसने जॉन की तरफ सच्चे दिल से शुक्रिया के साथ देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जॉन बीच में नहीं आता तो वो अब भी जेल में सड़ रही होती। हमारे जॉन को बड़ा अचंभा हुआ कि बड़े लोग इतनी जल्दी काम करने लगे, क्योंकि रॉयल गार्ड ने जरा भी वक्त खराब नहीं किया उन घटिया चोरों को पकड़ने में। देखो, अब वहां एक बड़े बुजुर्ग आए जिनके सर पर भेड़ जैसे सींग थे, और वही इस जगह के सबसे बड़े गिल्ड मास्टर हैं। यार, जैसे ही उसको खबर मिली कि जॉन ही वो असली ताकत है जिसने सबका सफाया किया, वो तुरंत उसके पास गया। उसने अपनी फटी हुई आवाज में पूछा कि क्या सच में जॉन ने अकेले ही पूरे गैंग को ढेर किया है। उसने बताया कि उसका नाम पैडक है और वो गिल्ड का बड़ा आदमी है, और उसने लोगों को बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन भाई, उसकी आंखों की चालाकी साफ दिख रही थी। कसम से, ये बंदा बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लग रहा। सब लोग हमारे हीरो को कमजोर समझते थे, पर उसने अब तक ढेरों दुश्मनों को मार गिराया था। जॉन को थोड़ी इज्जत देने के बाद उसने बताया कि शहर के बाहर डाकुओं का हमला बहुत बढ़ गया है। यार, जॉन को लगा कि यही बंदा सबको पकड़ने का हुक्म दे रहा है, लेकिन गिल्ड चीफ ने साफ कह दिया कि उसके पास इसकी इजाजत नहीं है। देखो, असलियत तो ये है कि इन खतरनाक गुनहगारों को पकड़ना सिर्फ उन लोगों का काम है जो सीधा राजा के लिए काम करते हैं। भले ही वो शहर की हिफाजत करने वालों का सबसे बड़ा बॉस है, पर उसका लेवल इतना कम है कि वो इन बड़े कामों में दखल नहीं दे सकता। उसी पल हमारे हीरो को समझ आया कि ये बंदा तो बस नाम का मेयर है, कोई ताकतवर अफसर नहीं। कसम से, जीतने के बाद भी हमारे हीरो को पता है कि असली खतरा अभी गया नहीं है। उसे उस बेईमान अमीर का पर्दाफाश करना होगा जो इन राक्षसों को खरीद रहा है, इससे पहले कि वो कोई खूनी खेल खेलकर सब कुछ बर्बाद ना कर दे। अरे भाई, कहानी आगे बढ़ाने के लिए जॉन ने डाकुओं से लूटे हुए ढेर सारे सबूत सीधा मेयर को थमा दिए। यार, वो चीफ तो एकदम हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके पास उन सब बड़े लोगों की ब्लैक लिस्ट है जो इन डाकुओं के साथ मिले हुए थे। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये जानकारी बाकी बचे हुए गंदे लोगों को पकड़ने का सबसे बढ़िया रास्ता है। देखो, हमारे हीरो की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसने पूरे शहर को इन गुंडों से बचा लिया। लेकिन उन दो बच्चों को देखकर उसके दिमाग में एक नया काम आया कि अब इन बेचारे बच्चों का आगे क्या होगा। कसम से, हमारा हीरो सीधा मेयर की तरफ घूमा और पूछने लगा कि जब इनकी जंजीरें टूट जाएंगी तो इनका नसीब क्या होगा। मेयर ने बस अपने कंधे उचका दिए और मान लिया कि इन लोगों की मदद के लिए कोई सहारा नहीं है। बिना किसी सही इंतजाम के ये बेचारे लोग अब ठंडी और सख्त सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। यार, ये सच में बहुत दुख की बात है, क्योंकि इन बच्चों को दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है और उनका रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। अरे भाई, ऊपर से ये बूढ़ा अपनी घटिया सोच पर अड़ा रहा और कहने लगा कि इन पर मेहनत करना बेकार है, क्योंकि वो इन्हें अपने से नीचा समझता है। वो कहने लगा कि जब ये लोग घटिया हैं तो इन्हें कोई सही काम मिलना नामुमकिन है। कसम से, एक तरफ होकर जॉन धीरे से बुदबुदाया कि इस फैंटेसी दुनिया के लोगों की अकल तो बिल्कुल मरी हुई है। देखो, हमारा हीरो उन दो मासूम बच्चों को सड़क पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला।
और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। एमसी ने इस बड़ी मुसीबत को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त तरकीब निकाल ली है। एमसी सिल्विया की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अगर वो उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ ले तो क्या वो नया काम करेगी। लड़की ने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ बोल दी। वो उसके बताए हर रास्ते पर चलने को तैयार थी। वो पूरे भरोसे के साथ सब कुछ संभालने का वादा करता है और अब से इस दुनिया में वही उसका रखवाला है। ये सब आर्गस के उस पुराने वादे की वजह से है जिसमें उसने हीरो से कहा था कि जब भी कोई बड़ी दिक्कत आए तो बस उसका नाम याद कर लेना। अब कहानी सीधा कुलोसिया की भीड़ भाड़ वाली राजधानी में पहुंचती है, सीधा आर्गस की उस बहुत बड़ी हवेली पर। अचानक आर्गस की पीठ में एक ठंडी सी शिहरन दौड़ी। उसने अपने साथी के फिक्र वाले सवालों को ये कहकर टाल दिया कि शायद सिर्फ ठंडी हवा चल रही है। देखो, जब वो अपनी सवारी से नीचे उतरा तो वो खुद से कहने लगा कि ये कोई बुरा इशारा है और पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने दोस्तों की तरफ सर हिलाकर उन्हें शाबाशी दी, क्योंकि इतने बड़े लेवल का खिलाड़ी होने के बाद भी वो अपनी टीम की इज्जत करना जानता है। फिर सबने मिलकर अपनी जीत की खुशी मनाई, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा बढ़िया सामान मिला था और वो सब बहुत खुश थे। इसके बाद हमारा ताकतवर हीरो आखिर अपने बड़े महल जैसे घर पहुंच गया और वो बिल्कुल किसी बड़े खानदानी नवाब जैसा लग रहा था। अरे भाई, सारा काम करने वाला अमला पहले से ही लाइन में खड़ा था उसका स्वागत करने के लिए और उन्होंने उसे एक शानदार सलामी दी जो उसके रुतबे के हिसाब से बिल्कुल सही थी। उसने अपना सामान बटलर की तरफ खींचा, लेकिन उसको तुरंत एहसास हुआ कि हॉल में सब लोग बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए हैं। आर्गा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बटलर अपने मालिक को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसने पास आकर आर्गा के कान में वो सारी गुप्त खबर बता दी। कसम से वो सुनहरे बालों वाली अनजान लड़की दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। खबर सुनने के बाद आर्गा ने ज्यादा बात नहीं की और कहा कि वो अपने पढ़ाई वाले कमरे में जा रहा है। उसने घबराहट में अपना सर खुजलाया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये दिक्कत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गई है। अरे भाई, ये गंदे करप्टर्स शहर के बीच में दिखने लगे हैं और अपना बंदा हैरान है कि ये सुरक्षा तोड़कर अंदर कैसे घुसे। साफ दिख रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी ने जानबूझकर इन दरिंदों को हंगामा करने के लिए छुपाकर अंदर लाया है। सारा शक मैजिक एकेडमी पर जा रहा है, क्योंकि वो जादूगर बड़े जिद्दी और गंदे लोग हैं। इसी वजह से अर्गोस एक तगड़े खिलाड़ी को ढूंढने के लिए परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि एकेडमी का दबदबा खत्म करने के लिए उसको बड़ी मदद चाहिए। जहां ये सब राजनीति और झगड़े बढ़ रहे हैं, अपना हीरो आराम से अपने रास्ते पर ध्यान दे रहा है। मानो या ना मानो, ये भीड़ भाड़ वाला शहर इस काम के लिए उनका आखिरी ठिकाना नहीं था। तो वो सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुनसान रास्ते और जंगल पार कर रहे हैं ताकि अपने असली ठिकाने पर पहुंच सकें। लेकिन अब सिल्विया के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं। वो पूछ रही है कि उसको किस तरह के अजीब काम या गंदे खेल करने पड़ेंगे। वो बड़ा सा साथी उसको शांत करने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि उसको पढ़ना लिखना और बड़ा लेवल वाला हिसाब इतने अच्छे से आता है कि इस दुनिया में वो सबसे बेहतर है। इतनी अकल होने की वजह से शहर में कोई बड़ा ओहदा पाना तो उसके लिए बहुत आसान काम होगा। अरे भाई, ये भरोसे वाली बात सुनकर उसका हौसला एकदम बढ़ गया और वो खुशी से चमकने लगी। देखो, सेबेस्टियन ने सामने की तरफ इशारा किया, जहां वो बड़ा कैपिटल शहर अब साफ दिख रहा है। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। देखो भाई, सच का वक्त आ गया है और हमारी लड़की ने अब अपना लंबा सफर पूरा कर लिया है। इस राजधानी की चमक और इसका बड़ा रूप देखकर तो दिमाग घूम गया। बिल्कुल किसी बड़े गेम जैसा लग रहा है। यार, जब सूरज डूब रहा था और हर तरफ सुनहरी रोशनी थी, तब सब लोग शहर के बड़े दरवाजे से शान से अंदर गए। सिल्विया ने ध्यान दिया कि यहाँ की रौनक तो लाजवाब है, लेकिन यहाँ का कारोबार बाहर से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टिका है, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ बनाने का जरिया नहीं है। सेबेस्टियन ने बताया कि कोडामा के कपड़ों का यहाँ अलग ही रौब है और हर कोई उन्हें पाने के लिए मरा जा रहा है। अरे भाई, जॉन ने जैसे ही चारों तरफ देखा तो वो दंग रह गया कि कितनी अलग अलग तरह के लोग वहां एक साथ मिलकर रह रहे हैं। देखो, सिर्फ वहां की संस्कृति ही बढ़िया नहीं थी, बल्कि रास्ते भी बिल्कुल साफ सुथरे और चमकते हुए थे। कसम से, इतने बड़े शहर के हिसाब से वहां के सिपाही शांति बनाए रखने में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यार, इस चमक धमक को देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि ऐसी दिखने में सबसे सही जगह का भी एक काला सच होता है। जॉन की तेज आंखों ने तुरंत पकड़ लिया कि इस सुंदर शहर के अंधेरे में लोगों का किस तरह फायदा उठाया जा रहा है। उसने बस इतना सोचा कि दुनिया चाहे कोई भी हो, सिस्टम की भ्रष्टाचार हर जगह एक जैसा ही रहता है। अरे भाई, अब असली काम पर आते हुए हमारे एमसी ने सेबेस्टियन से पूछा कि एकेडमी के दाखिला एग्जाम की सही तारीख क्या है। लड़के ने बताया कि उनके पास अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, यानी सब ठीक करने के लिए उनके पास बहुत थोड़ा वक्त है।
अब जब 7 दिन की गिनती शुरू हो चुकी थी, वो अनजान सुनहरे बालों वाली लड़की दूर से इन दोनों पर नजर टिकाए बैठी थी और उनकी हर हरकत देख रही थी। वो काफी चिढ़ी हुई लग रही थी और उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो उसके सामने निचले लेवल के मामूली लोग हों। देखो, थोड़ी शांति पाने के लिए सबने फैसला किया कि वो सीधा पास वाली इन में जाएंगे। जैसे ही उन्होंने वो नरम और बढ़िया गद्दा देखा, दोनों लड़के बिना सोचे तुरंत उस पर कूद गए। अरे भाई, वो लोग तो बहुत जोश में हैं और जश्न मना रहे हैं क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद उनको आखिरकार सोने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। देखो, अब जॉन शहर के अंदर तो घुस गया है, तो उसका अगला काम है वहां के लोगों और उनके रिवाजों के बारे में जानना और ये पता लगाना कि वो शैतानों को मारने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। यार, उसके पास एक बड़ी दिक्कत भी है। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ गुजारा करने के लिए उसको खूब सारा सोना इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं, वो तो उनको बस उन छोटे मोटे चोरों को सबक सिखाने के लिए मिले थे। जॉन को ये भी एहसास हुआ कि उसको अपने साथ साथ उन दोनों भाई बहन के लिए भी कोई पक्की नौकरी ढूंढनी होगी ताकि वो पीछे ना छूट जाएं। जॉन को समझ आ गया कि उस नाइट का हुनर उसके बहुत काम आ सकता है, इसीलिए उसने कसम खाई कि मौका मिलते ही वो उसको ढूंढ निकालेगा। लेकिन यार, अभी उसका सबसे जरूरी काम करप्टर्स का राज पता करना है, क्योंकि अब तो छोटे मोटे लुटेरे भी इन मॉन्स्टर्स को गलत काम के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, ये करप्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और अगर इस दुनिया को बचाना है तो इन्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कसम से, वो पहले ही करोड़ों साल का बुरा सपना देख चुका है और वो दोबारा वैसा दर्द नहीं सहना चाहता। उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो इस सुंदर दुनिया को अपनी पुरानी जिंदगी की तरह राख नहीं बनने देगा। फिर जॉन सेबेस्टियन की तरफ मुड़ा और पूछा कि एक बड़े लेवल वाले बंदे को जानकारी निकालने के लिए कहाँ जाना चाहिए। सेबेस्टियन ने उससे सीधे सीधे सच्चाई बताई और कहा कि लोग अक्सर अपना दिमाग लगाते हैं और किताब पढ़ते हैं। देखो, उसके पुराने गांव कुडामा में किताबें मिलना बहुत मुश्किल था। वहां के लोग मिलजुल कर पैसे जमा करते थे ताकि बस एक किताब पढ़ सकें। लेकिन ये बड़ा शहर तो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ जॉन अपना बड़ा काम शुरू कर सकता है। जॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कसम खा ली कि वो वहाँ की हर चीज इस्तेमाल करेगा ताकि उसको वो सब मिल सके जिसकी उसको सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि वहाँ के लाइब्रेरियन ने उसको अंदर जाने से साफ मना कर दिया। असली बात यह थी कि वो सारी किताबें देश की अमानत थी और जॉन के पास कोई सरकारी लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो उस सिस्टम के बाहर ही रह गया। अरे भाई, ये खास जगह सिर्फ अकेडमी के बड़े बच्चों और अमीर खानदान के लोगों के लिए है। इससे पता चलता है कि जादुई दुनिया में भी ज्ञान पाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। देखो, सेबेस्टियन एक कड़वी सच्चाई बताता है कि जॉन इस दुनिया में अभी भी अनपढ़ ही है। उसने सफर के दौरान थोड़े बहुत अक्षर तो सीख लिए थे, लेकिन वो पूरी बात पढ़ने के लायक बिल्कुल नहीं है। कसम से, जॉन परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के वो कोई भी बड़ी खोज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो अपने दुख में डूबा हुआ था, तभी वहां कुछ फालतू के दुश्मन तमाशा करने आ जाते हैं। अरे भाई, वो लोग जॉन का ध्यान खींचने के लिए उसे आवाज देते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक होशियारी दिखाने वाला लड़का सीधा उसके चेहरे पर जोर से मुक्का चला देता है। देखो, हमारा जबरदस्त हीरो बिना किसी मेहनत के उसका मुक्का पकड़ लेता है और धीरे धीरे उस बंदे का हाथ मसलने लगता है। वो उससे मजे में पूछता है कि क्या तुम लोग तमीज से मिल नहीं सकते। फिर वो लड़का हीरो के चेहरे पर एक बड़ा धमाका करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा तेज है। वो लड़के का हाथ ऐसे घुमाता है कि वो धमाका सीधा ऊपर बादलों में जाके फटता है। कसम से, वो लड़का हीरो की इतनी तेज रफ्तार देखकर हंसने लगता है, लेकिन सिल्विया गुस्से में पागल होकर चिल्लाने लगती है कि सबके सामने ऐसे जादू चलाना बिल्कुल गलत है। अरे भाई, जब हमारा हीरो पूछता है कि ये नमूने कौन हैं, तो वो बताते हैं कि उन्हें पैसे देकर किसी अनजान आदमी ने भेजा है जिसे जॉन से सख्त नफरत है। यार, मतलब ये छोटे मोटे गुंडे किसी छुपे हुए मालिक के लिए काम कर रहे हैं। देखो, सच तो ये है कि इससे काम और भी आसान हो गया क्योंकि हीरो को अब ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो सीधा असली मालिक से निपट सकता है। ये गुंडे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर जॉन चुपचाप शहर छोड़कर गायब हो जाए तो उसे दर दर के रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन यार, हमारा हीरो लड़ाई से भागने वाला नहीं है और जब वो अपनी बात से नहीं हटता तो वो गुस्से वाला लड़का सीधा हमला कर देता है। लेकिन रुको, जॉन उसका मुक्का हवा में ही पकड़ लेता है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो और वो घमंडी गुंडा एकदम हैरान रह जाता है। अरे भाई, बिना किसी मेहनत के हमारे हीरो ने उसको इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी हड्डियां टूट गई होंगी। धमाका बहुत बड़ा था, लेकिन तभी उसका एक चमचा बीच में कूद गया और आग का जादू करके सीधा हमारे हीरो पर आग फेंक दी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि जॉन ने बिना किसी कोशिश के उस पूरे हमले को रोक दिया और दिखा दिया कि वो कितना खतरनाक है। वो लाल बालों वाला गुंडा सोच रहा था कि उसका निशाना सही लगा है, लेकिन तभी जॉन धुएं से बाहर निकला और उसको एक खरोच तक नहीं आई थी।
इससे पहले कि वो लड़का अपनी पलकें भी झपका पाता, जॉन तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। देखो, जॉन ने गुस्से में घूरते हुए पूछा कि क्या तुझे सच में लगा था कि तेरे जैसा कमजोर मुझे एक खरोच भी मार पाएगा? अगर तुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत बची है तो चल एक बार और मुझे मारने की कोशिश कर। अरे भाई, उस लड़के का दिमाग घूम रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जिसे वो मामूली समझता है उसके पास इतनी खतरनाक ताकत कैसे हो सकती है। फिर जैसे ही मामला बहुत बिगड़ने वाला था, तभी एक अनजान आवाज गूंजी जिसने सबको तुरंत रुकने को कहा। अरे भाई, जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तभी आर्गस की वफादार फीमेल नाइट इस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में कूद पड़ी। बिना कोई सच्चाई जाने उसने सीधे हमारे हीरो को निशाना बनाया और कहने लगी कि ये पूरी दुश्मनी उसी की वजह से शुरू हुई है। लेकिन जॉन बिल्कुल नहीं डरा। उसने बड़े आराम से समझाया कि उसने जो भी किया वो बस अपनी हिफाजत के लिए था। ये सुनकर तो वो गुस्से से पागल हो गई और नीची जाति के लोगों के बारे में बेकार की बातें करने लगी। यहाँ तक कि उसने जॉन को कैद में डालने की धमकी भी दे दी, क्योंकि उसे लगा कि उसने मासूम लोगों को मारा है। देखो यार, साफ दिख रहा है कि ये लड़की भेदभाव में अंधी हो चुकी है। वो ऐसा दिखावा कर रही है जैसे जॉन कोई हाई लेवल खतरा हो जिसने शहर में पैर रखते ही हंगामा शुरू कर दिया हो। अरे भाई, भीड़ जमा होने लगी और वहां एक अनजान औरत आई जिसने पूरी लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। उसने बताया कि जॉन तो चुपचाप अपना काम कर रहा था जब उन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जॉन को खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। और ये देखकर वो नाइट हैरान रह गया। पता चला कि वो औरत उन बेकार लड़कों को अच्छे से पहचानती थी जो पास की मैजिक यूनिवर्सिटी के घमंडी लड़के थे। वो उन गिरे हुए लड़कों के पास गई देखने के लिए कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद उनका क्या हाल है। यार, उसने अपना सर पकड़ लिया और उम्मीद की कि ये मामला कचहरी तक ना जाए और बड़े अफसर इस तमाशे से दूर रहें। देखो, वो हमारे एमसी के पास गई और बोली कि ये सब बस एक गलतफहमी थी। लेकिन जॉन ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछ लिया कि क्या होली नाइट्स के पास गलियों में घूमने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। वो होशियार बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उनका कैप्टन काम में बहुत फंसा हुआ है, इसलिए उसको आगे आके सब संभालना पड़ रहा है। सच तो ये है कि वो बस वहां खड़ी तमाशा देख रही थी और उसने वो भयानक लड़ाई अपनी आंखों से देख ली जो अभी हुई थी। यार, उसको अब पूरा शक हो गया है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जॉन कितना बड़ा खतरा है जो अकेले ही पूरे हाई लेवल मैजिक एकेडमी से भिड़ गया और उसको थोड़ा सा भी पसीना तक नहीं आया। जब वो वहां से जाने लगती है तो वो हमारे एमसी को चेतावनी देती है कि वो मुसीबत की दुकान बनना बंद करे और खतरे से दूर रहे। लेकिन भाई, एक मिनट रुको, हम उसको इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। जॉन ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पूछा कि क्या वो उसकी मदद के लिए कोई राज की खबर बता सकती है। अरे यार, उसने जॉन को भगाया नहीं, बल्कि उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई और पूछा कि आखिर उसे किस तरह की जानकारी चाहिए। ये बातचीत खत्म होने के बाद हम आर्गोस के बड़े इलाके में पहुंचते हैं। देखो, हमारा एमसी पुराने एहसानों का फायदा उठा रहा है। उसने बड़े नाइट आर्गोस से कहा कि सिल्विया और उसके भाई को काम पर रख लो, क्योंकि आर्गोस ने वादा किया था कि जब भी जरूरत होगी वो मदद करेगा। लेकिन रुको यार, आर्गोस तो एकदम दंग रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा, अरे भाई रुको जरा, जब हम पिछली बार मिले थे तब तो तुम्हारे साथ इतने सारे अनाथ बच्चे नहीं थे। कसम से पिछली बार से लेकर अब तक इनका झुंड बहुत बड़ा हो गया है। देखो यार, सच तो यह है कि हमारा खतरनाक हीरो अभी एक योद्धा से ज्यादा बच्चों को संभालने वाला दिख रहा है। जॉन साफ साफ बताता है कि उसको डाकुओं का एक ठिकाना मिल गया था और उसने इन बच्चों को उन गंदे पिंजरों से आजाद कर दिया। वो बड़े आराम से आर्गस को बताता है कि उसने पूरे बदमाशों के गिरोह को खत्म कर दिया है और उन्हें कानून के हवाले कर दिया है। आर्गस तो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि अकेले ही डाकुओं के पूरे ठिकाने को ढेर करना बहुत बड़ी बात है, जो दिखाता है कि हमारा हीरो कितना ज्यादा ताकतवर है। जॉन समझाता है कि ये बच्चे अकेले ही जिंदा बचे हैं और इनकी नीची जात की वजह से इस अनोखी दुनिया में इनके लिए काम ढूंढना एक बुरे सपने जैसा है। आर्गस वही बात बोलता है जो सबको दिख रही है। वो हीरो को याद दिलाता है कि उस पर कोई कानूनी या जिम्मेदारी का दबाव नहीं है कि वो इन अनाथ बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन जॉन अपनी असली हीरो वाली सोच दिखा रहा है और कह रहा है कि अगर उसने किसी को बचाने का फैसला लिया है तो वो उसे आखिरी दम तक निभाएगा और कोई आधा अधूरा काम नहीं करेगा। देखो, उसकी इस नेक बात ने आर्गस का दिल जीत लिया, लेकिन वो पीछे खड़ी लड़की बहुत चिढ़ रही है क्योंकि उसकी छोटी सोच गलत साबित हो रही है। इस बीच वो भाई बहन अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं और रोने वाली मासूम शक्ल बनाते हैं ताकि उनकी जगह पक्की हो जाए। यार, आर्गस उनकी मासूमियत देखकर मान गया और उन्हें अपनी हवेली में रहने और काम करने के लिए राजी हो गया। लेकिन हर मदद के पीछे एक बड़ी शर्त होती है। वो चाहता है कि हमारा ताकतवर हीरो उस एकेडमी में नया उस्ताद बन जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो भाई बहन अपने फटे पुराने कपड़े फेंककर अब वहां की सही वर्दी पहन रहे हैं। जॉन उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। वो बार बार कह रहा है कि सिल्विया और उसका भाई नए कपड़ों में बहुत बढ़िया लग रहे हैं।
सिल्विया ने आर्गस को उसकी इस दिलदारी के लिए दिल से शुक्रिया बोला। फिर आर्गस ने अपने 2 पुराने काम करने वालों को बुलाया ताकि वो बच्चों को सब समझा सके और उन्हें सख्त हुक्म दिया कि इन बच्चों को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। कसम से जब उनकी सुरक्षा पक्की हो गई तो हमारे एमसी ने सिल्विया और उसके छोटे भाई को अलविदा कहा और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल गए। चलते चलते जॉनी ने सीधा मुद्दे की बात की और आर्गस से पूछा कि उसे ही सिखाने के लिए क्यों चुना गया। देखो, उस सुनहरे बालों वाले अमीर आदमी ने माना कि भले ही वो जॉन के बारे में अभी सब कुछ नहीं जानता, पर उसे साफ दिख रहा है कि हमारा एमसी एक सच्चा और भला इंसान है। देखो, असली मकसद अब पता चला है। आर्गस चाहता है कि जॉन मैजिक एकेडमी में छुप कर जाए और देखे कि क्या करप्टर्स के बढ़ते हुए हमलों के पीछे उन्हीं का हाथ है। अरे रुको, थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि अब बात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। यार, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये तुम हमें कैसा बड़ा धमाका सुना रहे हो? सिपाही ने पूरी कहानी बताई कि पूरी सल्तनत में अभी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि ताकत के भूखे लोग सब कुछ कब्जाने के लिए लड़ रहे हैं। राजा की तबीयत बहुत तेजी से खराब हो रही है, इसीलिए दुश्मन गिद्धों की तरह तख्त के लिए छुपकर एक गंदी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि एक धोखेबाज जिसका शाही खानदान से कोई लेना देना नहीं है, वो इन गंदे करप्टम्स का इस्तेमाल करके मासूम लोगों की बलि दे रहा है ताकि वो तख्त छीन सके। अरे भाई, हमारा जॉन सब तुरंत समझ गया। उसको एहसास हुआ कि आर्गस का असली मकसद जादू की एकेडमी पर हमला करना है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी साजिश चल रही है। क्या ये सच में मुमकिन है कि ये इतनी मशहूर हांस की एकेडमी पूरे राज्य में सबसे शक की जगह है? देखो, उस गोरी लड़की ने बिना दोबारा सोचे तुरंत हाँ बोल दी। अगले ही पल हमारा हीरो दरवाजे पर खड़ा उसे खटखटाने लगा। आर्गस ने बताया कि ये लड़की ही उसको जादू की एकेडमी के अंदर चुपके से घुसाने का असली जरिया है। फिर मिलती है मिरियम, जो ग्रुप की छोटी बहन है और जिसमें बहुत घमंड है। वो तुरंत बुरा भला बोलने लगी, पूछने लगी कि ये नीच जीव कौन है और क्या उसका भाई पागल हो गया है जो इस कीड़े को उनके इतने बड़े स्कूल में भर्ती कराना चाहता है। अरे भाई, आर्गस ने उसे बदतमीजी बंद करने के लिए डांटा, लेकिन वो तो बुरा भला कहती ही रही, जिससे सेबेस्टियन का खून खौल गया। जॉन ने धीरे से कहा कि आर्गस की बहन बहुत घमंडी लग रही है और वो औरत नाइट भी उसकी बात से सहमत थी। सच तो ये है कि उसके मन में भेदभाव बहुत ज्यादा है और पहली बार मिलते ही उसने बहुत बुरा असर डाला है। अरे भाई, जॉन ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि ये अकड़ दिखाने वाली लड़की इतनी भी खास नहीं है जितना वो खुद को समझ रही है। वो मजे से अपना पंखा झलती रही और जॉन की बेइज्जती करती रही। उसने बोला कि जॉन को तो बच्चे भी परेशान करेंगे और उस जैसे मामूली इंसान का बड़ा उस्ताद बनने का कोई हक नहीं है। सेबेस्टियन ने बीच में बोलकर बहुत गंदी बात कही और सबको याद दिलाया कि हमारा हीरो तो अभी तक एक मामूली किताब भी नहीं पढ़ सकता। देखो, तभी किसी ने बीच में बोला कि भाइयों, थोड़ी देर के लिए ये फालतू बातें बंद करो। सच तो ये है कि उनकी नज़र में ये बंदा बिल्कुल अनपढ़ है और एक मामूली कीड़े जैसा है। लेकिन सेबेस्टियन ने पूरी बात ही पलट दी और कहा कि जॉन असली में बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास लड़ने का बहुत बड़ा ज्ञान है। देखो, ये लड़की हमारे एमसी को ऊपर से नीचे तक घूर रही है। वो मान रही है कि वो काफी ताकतवर दिख रहा है, लेकिन उसने वही पुरानी बात बोल दी कि सिर्फ असली ताकत होने से कोई बड़ा उस्ताद नहीं बन जाता। आर्गोस वहां बस अजीब सा बनकर खड़ा है और माहौल थोड़ा भारी होता जा रहा है। यार, वो परेशानी में अपना सर खुजाने लगता है और शिकायत करता है कि उसकी बहन तो जिद के मामले में सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको समझाना बहुत मुश्किल है। कसम से उसकी हिम्मत तो देखो, बोल रही है कि भेदभाव करने वाले लोग सबसे गंदे होते हैं, जबकि वो खुद वहां सबसे ज्यादा नखरे दिखा रही है और सबको परख रही है। आर्गोस वादा करता है कि वो बाद में सब संभाल लेगा, लेकिन जॉन बेचारा उलझन में है और पूछ रहा है कि एकेडमी उस्ताद के तौर पर आखिर उसका काम क्या होगा। नाइट ने समझाया कि जब से उसने हमारे एमसी की जबरदस्त ताकत देखी है, तब से उसको लगता है कि वही बच्चों को बड़े लेवल की जादुई कला सिखाने के लिए सबसे सही है। उसने पूछा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें रूहानी कला सीखने की बहुत तलब है, लेकिन थोड़ा साफ साफ बताओ, हम यहाँ किस खास चीज की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने 4 बड़ी ताकतों के बारे में बताया: आग, बिजली, बर्फ और इलाज। वो तो एमसी के आगे एक तरह से मिन्नतें कर रहा था कि कम से कम किसी एक की बुनियाद तो सीख लो। जॉन बस खाली नजरों से देखता रहा और बड़े आराम से बोला, रुको, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है मेरे लिए? कसम से नाइट का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसकी इतनी बड़ी हिम्मत देखकर एकदम हैरान हो गया। यार, वो ऐसे कैसे दिखावा कर सकता है जैसे किसी शक्ति पर काबू पाना कोई आम बात हो, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी इसके लिए तरसते हैं। यार, इस दुनिया में एक भी ताकत पाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। देखो, वो नाइट तो एकदम हैरान रह गया और पूछने लगा कि क्या हमारा हीरो एक साथ इतनी सारी अलग अलग शक्तियां चला सकता है। तभी जॉन को पुरानी बात याद आई। उसे वो चोर याद आया जिसके पास एकदम अनोखी और खतरनाक ताकत छुपी हुई थी। कसम से जॉन को एकदम से एहसास हुआ कि इस दुनिया में 2 शक्तियां रखने वालों को तो भगवान की तरह माना जाता है। क्योंकि हमारे हीरो के पास वो नैनोबॉट्स पूरे काबू में है, तो वो हर एक शक्ति का पूरा इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेता है। अरे भाई, वो यहाँ सिर्फ सबके जैसा बनने नहीं आया है, उसने तो इस पूरी दुनिया की समझ को खुली चुनौती दे दी है।
देखो भाई, एक हफ्ता बीत गया और वो पल आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। आखिरकार उसने एकेडमी में कदम रख ही दिया। एंट्रेंस एग्जाम का माहौल एकदम गर्म है और हमें सेबेस्टियन सबके बीच दिख रहा है, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तैयार। हमारे लड़के ने एडमिशन के लिए सीधा इंटरव्यू पकड़ लिया है और वो अब सीधा रेक्टर के दफ्तर बड़े अफसरों से मिलने जा रहा है। आर्गोस उसके साथ ही चल रहा है ताकि उसकी इज्जत और रुतबा और बढ़ जाए। अरे यार, जॉन भी अपना सर खुजा रहा है कि इस नाइट ने ऐसी कौन सी पहुंच लगाई जो ये चमत्कार हो गया। अरे भाई, आगस्ट ने एक बड़ी बात बताई कि रॉयल नाइट्स के पास हर साल एक खास हक होता है कि वो मैजिक एकेडमी के लिए अपनी मर्जी का उस्ताद चुन सके। ये सुनकर वो मोटा गंजा आदमी एकदम पागल हो गया और पूछने लगा कि क्या आर्गस का दिमाग खराब हो गया है जो वो ऐसे नीच इंसान को काम पर रखना चाहता है। देखो, बाकी सब तो आपस में लड़ने में लगे थे, लेकिन अपना हीरो बिल्कुल शांत रहकर सब कुछ ध्यान से समझ रहा था। वो आदमी हीरो को बार बार शक भरी नजरों से घूरता रहा और बिना मन के उन्हें अंदर उस खास जगह ले गया जहां सब मिलने वाले थे। एकेडमी डायरेक्टर पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो अंदर गए, हीरो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां सबसे ऊपर एक ताकतवर औरत बैठी थी। अरे भाई, आर्गस ने एकदम झुककर पूरी इज्जत के साथ उसे नमस्ते किया और बदले में उस औरत ने सबको याद दिलाया कि आर्गस कभी अपनी क्लास का सबसे होशियार लड़का था। यार, वो औरत बिल्कुल किसी घमंडी रानी जैसी है। उसको आर्गस का काम पसंद तो आ रहा है, लेकिन उसका गरूर इतना ज्यादा है कि वो बिना अकड़ दिखाए तारीफ कर ही नहीं सकती। डायरेक्टर ने तुरंत बताया कि उन्हें पहले से ही उन सारी फैली हुई अफवाहों की खबर मिल रही थी। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हीरो अकेला ही पूरी फौज बनकर सबसे भिड़ रहा है, उन भ्रष्ट लोगों को ढूंढकर खत्म कर रहा है और उन गुप्त गिरोहों की जड़ तक जा रहा है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि एक अकेले बंदे के लिए ये सब संभालना बहुत ज्यादा है। उसने तो बेइज्जती करते हुए ये तक पूछ लिया कि आर्गस ऐसी नीच स्पीशीज के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन देखो, हमारे हीरो को पहले ही समझ आ गया था कि ये बड़े लोग भी उन सड़क छाप गुंडों जैसे घटिया हैं, जबकि वो तीनों जॉन को पूरे शक के साथ घूर रहे थे। यार, वो बड़ा आदमी बस ठंडी सांस लेता है, पर आर्गस अपने नए बंदे की तारीफ करने में लगा था। वो कह रहा था कि ये उस्ताद तो बिजली की रफ्तार वाला शैतान है, जिसका असली हुनर और लड़ने की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। डायरेक्टर तो पूरा हैरान हो गया। वो पूछ रहा था कि क्या आर्गस सच बोल रहा है कि इतनी नीच स्पीशीज के पास इतनी खतरनाक तबाही मचाने वाली ताकत हो सकती है। देखो, पास खड़ा एक घमंडी प्रोफेसर पागल हो गया और चिल्लाने लगा। वो बोल रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी इतनी बड़ी एकेडमी एक आम जात के आदमी को काम पर रखकर अपना नाम खराब करे। उसने तो ये तक पूछ लिया कि क्या तुम जानबूझकर इस स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। फिर डायरेक्टर ने कहा कि लॉर्ड गा ने तो अपनी बात पहले ही साफ कर दी है। तो उन्होंने लॉर्ड लेडमैन की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि क्या वो इस पागल फैसले में साथ देंगे या इसे रोकेंगे। यार, इस बुद्धे ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि ये अकेडमी तो बड़े खानदान के अमीर बच्चों के खेलने की जगह है। उसका कहना था कि किसी नीची जात वाले से इन अमीर बच्चों को सिखाना उनके बड़े खानदान के मुंह पर एक तमाचा होगा। अरे भाई, वो डायरेक्टर बड़े घमंड के साथ अपने साथियों की फालतू बातों का पूरा साथ दे रही है, लेकिन इतनी बुराई के बाद भी उसके मन में थोड़ी चाहत थी कि हमारा जॉन अपनी बात रखे। जॉन बड़े ही शांति से आगे बढ़ा। उसने देरी के लिए माफी मांगी और बताया कि वो कोडामा शहर से आया है। देखो, वो औरत एकदम हैरान रह गई क्योंकि जॉन को उनकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दिमाग बहुत मजबूत है। फिर उसने एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या वो उसे उसके खून की वजह से कमजोर समझ रहे हैं या उन्हें सच में लगता है कि उसके पास क्लास संभालने की ताकत नहीं है। यार, क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझ में दूसरों को अपनी बातें सिखाने का थोड़ा भी हुनर नहीं है? देखो, वो औरत रुकी नहीं और उसकी जात को नीचा दिखाते हुए सीधा सबूत मांगने लगी कि क्या वो सच में इस जगह के लायक है। तभी आर्गस ने अपना दिमाग चलाया और मुकाबले की बात रखी, क्योंकि उसे लगता है कि वो बाकी आम उस्तादों से कहीं ज्यादा बढ़िया है। बिना वक्त बर्बाद किए सब लोग लड़ाई वाले कमरे में पहुंच गए ताकि देख सके कि हमारे हीरो में कितनी ताकत है। और सच तो ये है कि इसी पल हमें समझ आ गया कि इन घमंडी लोगों की बहुत बुरी तरह पिटाई होने वाली है। कसम से पता चला कि बली का बकरा वो गंदा सा उस्ताद बनने वाला है जिसे लगता है कि वो जॉन का सामना कर पाएगा। अरे भाई, ये घमंडी इंस्ट्रक्टर अपनी बकबक बंद ही नहीं कर रहा। बोल रहा है कि जॉन की किस्मत बहुत अच्छी है जो आज भीड़ नहीं है, क्योंकि कम लोगों की वजह से ही वो सबके सामने बेइज्जत होने से बच गया। लेकिन क्या अपने हीरो को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वो तो एकदम शांत खड़ा है और लग रहा है जैसे सबको हराने के लिए तैयार हो। फिर डायरेक्टर बीच में आई नियम बताने और उसने इस मुकाबले की बातें बहुत थोड़े में खत्म कर दी। ये एक सीधी आमने सामने की लड़ाई है जहां डायरेक्टर खुद जज बनेगी ताकि देख सके कि जॉन में सच में लड़ने का हुनर है या वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब एग्जाम का वक्त खत्म होने वाला था, तब कुछ फालतू के बच्चे वहां घूमते हुए आए और उन्होंने मिरियम को ट्रेनिंग वाली जगह के पास देख लिया।
वो ये सब बहुत परेशानी से देख रही है और सबको जता रही है कि प्रोफेसर गीता एक बहुत बड़ी ताकत है जो बिल्कुल मजाक नहीं करती। यार उसके हिसाब से तो जॉन सीधा जाल में जा रहा है और गीता जैसे खतरनाक खिलाड़ी से जीतने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। देखो माहौल में इतनी गर्मी है कि तलवार से कट जाए और सब लोग पहली चाल का इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर तो बस आराम से बैठकर तमाशा देख रहा है। वो देखना चाहता है कि हमारा जॉन असली खिलाड़ी है या बस एक धोखेबाज। अरे भाई अर्गोस के तो पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उसने अभी तक जॉन को किसी असली खतरनाक लड़ाई में लड़ते हुए नहीं देखा है। वो वही पुरानी सोच में फंसा है। उसको लगता है कि ये नीची जात वाले कांच जैसे कमजोर होते हैं और इनके पास माना बिल्कुल नाम का ही है। अरे भाई वो अंदर ही अंदर दुआ मांग रहा है कि इस बंदे के बारे में उसने जो सोचा था वो कहीं बड़ी गलती ना निकल जाए। देखो गीता आगे आता है और अपनी ही तारीफ करने लगता है और हवा में आग का एक बड़ा गोला बनाता है जैसे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो। आग की लपटें हमारे हीरो के बिल्कुल पास से निकल गई और वहां खड़े सारे बच्चे ये तमाशा देखकर पागल हो रहे हैं। यार साफ दिख रहा है कि इस प्रोफेसर को कुछ सिखाने से मतलब नहीं है, उसे तो बस अपना रौब झाड़ना है और दिखावा करना है। कसम से आग से उसका मन नहीं भरा तो उसने बिजली का एक जानलेवा झटका सीधा हीरो के सर की तरफ फेंक दिया। देखो तो कैसे ये बंदा हवा में कल्टी मारकर इंस्ट्रक्टर की पकड़ से बच रहा है। यार वो इंस्ट्रक्टर पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बिजली वाले तीरों की बारिश कर रहा है और हमारे हीरो का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो बस यहां वहां भाग रहा है। देखो हंगामा और बढ़ाने के लिए उसने बड़े बड़े आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जॉनी एक लंबी सांस लेता है। उसको बुरा लग रहा है कि उसे एक इंसान के खिलाफ अपना असली पत्ता दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शरीफ बनने का वक्त खत्म हो गया है। कसम से जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया सबको उसकी माना की ताकत महसूस होने लगी क्योंकि वो अपनी छुपी हुई स्टैट्स दिखाने वाला है। वो धीरे से बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें देखने की इतनी ही जिद है तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत की बस एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। अचानक जादू की एक इतनी भारी लहर ऊपर से आई कि उसने टीचर को जमीन पर ऐसे दबा दिया जैसे वो किसी असली पहाड़ के नीचे दब गया हो। वो बंदा मिट्टी में इतनी गंदी तरह गिरा कि उसकी पूरी बेइज्जती हो गई और सबको समझ आ गया कि किसी छुपे हुए ताकतवर हीरो से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो ये नजारा देखकर प्रोफेसर और एकेडमी के डायरेक्टर दोनों डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा ताकत देखनी पड़ेगी। अरे भाई आर्गोस को तो पहले से पता था कि अपना हीरो बहुत खतरनाक है, लेकिन इतनी भयानक शक्ति देखकर उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मिरियम की तो डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। यार इस बड़े प्रोफेसर की तो पूरे स्कूल के सामने बोलती बंद हो गई है और उसको अपनी असलियत समझ आ गई है। देखो वहां खड़े लोग तो बस अपना सर खुजला रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये कोई पुराना ग्रेविटी मैजिक है जिसका जिक्र आज तक कहीं नहीं हुआ। हमारा एमसीयू ने साफ बोल देता है कि उनकी ये दिखावे वाली एकेडमी उसके लेवल से बहुत ज्यादा पीछे है। कसम से उसने सबके सामने ये कड़वा सच बोल दिया कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि यहाँ के हर प्रोफेसर को उससे सीखने की जरूरत है। अरे भाई हमारे हीरो ने इतनी मेहनत करके अपना ऑरा उस लेवल पर पहुंचा दिया है जो आम दिमाग के बिल्कुल बाहर है। कसम से उसकी शक्ति के इतने भारी दबाव से जमीन ही टूट गई। हमारा हीरो उस नाम के प्रोफेसर का मजाक उड़ाता रहा जब तक उसने चुटकी बजाकर बड़ी आसानी से वो जादू खत्म नहीं कर दिया। वो बंदा गुस्से से पागल हो गया और बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। वो चीख रहा था कि ये बस एक गंदी चाल है और हमारा हीरो असली शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये दबदबा देखकर डायरेक्टर को आखिरकार समझ आ गया कि जॉन एक अलग ही लेवल पर है, तो उसने तुरंत बीच में आकर इस मामले को वही खत्म कर दिया। वहां खड़े बाकी सारे बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन मिरियम तो सबसे ज्यादा डर गई थी। देखो उसकी तेज आंखों ने वही देखा जो उसको शक था। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये पक्का एक बहुत ऊंचे लेवल की रूहानी कला थी जो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। वो अपना दिमाग दौड़ा रही है ये समझने के लिए कि कैसे एक मामूली जात का बंदा इतना बदल गया और इतनी खतरनाक ताकत के लेवल तक पहुंच गया। उसी पल उसको एहसास हुआ कि उस आदमी के अंदर कुछ अनोखा और शायद सदियों पुराना राज छुपा हुआ है। अरे भाई ये बंदा कोई आम उस्ताद नहीं है, ये तो एक असली शिकारी है जो इन नए लड़कों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। एक हफ्ता देखते ही देखते निकल गया और अब आखिरकार अकेडमी की वो भयानक पढ़ाई शुरू होने का वक्त आ गया है। ये नए बच्चे अब नरक जैसी सख्त मेहनत करने वाले हैं ताकि वो करप्टर्स से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार बन सके। अरे भाई यहाँ आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम बाकियों की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पाए तो बिना सोचे समझे तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। और तभी हमें एक बड़ा झटका लगा और एहसास हुआ कि सेबास्टियन तो असलियत में हमेशा से सेबास्टियाना थी। कसम से यार वो एक राज थी जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छुपी हुई थी। डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया है और वादा किया है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला कोई भी हंटर बन सकता है या फिर बड़े होली नाइट्स में जा सकता है। लेकिन आखिर में वो शान पाना पूरी तरह उनकी अपनी काबिलियत और छुपी हुई ताकत पर ही निर्भर करता है। एक अमीर आदमी मिरियम के पास आया और हैरान होने का नाटक करने लगा कि उस जैसी सुंदर लड़की इस बेकार से प्रोग्राम में क्या कर रही है, और वो उससे पूछने लगा कि क्या उसने अभी तक कोई नए काबिल चेले ढूंढे हैं।
अरे भाई, लेकिन बात करते करते उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो देखकर पूरा दंग रह गया कि एक नीच जात का बंदा इतने बड़े उस्तादों के बीच बैठा है। मिरियम ने मजाक में उस नए उस्ताद के बारे में पूछा, लेकिन वो बंदा अपनी पुरानी सोच की वजह से इतना हैरान था कि उसके मुंह से बात ही नहीं निकली। देखो भाई, सही सुना तुमने, यहाँ तो ऊंच नीच का सिलसिला ही पूरा पलट गया है। वही बंदा जिसे सब नीच समझते थे अब इन बड़े और घमंडी बच्चों को जादू के राज सिखाएगा। यार, हमारे हीरो को अब खतरे का एहसास होने लगा जब उसने देखा कि वो दोनों उसे बहुत गौर से घूर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं यार, उसने जब इधर उधर देखा तो उसको एहसास हुआ कि पूरी भीड़ की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हैं, जैसे उनकी इस बढ़िया सी दुनिया में वो कोई खराबी हो। और सच तो ये है कि वहां दोस्ती वाला माहौल बिल्कुल नहीं था। हवा में बस उन बड़े लोगों वाली नफरत और घूरने वाली गंदी नजरें ही भरी थीं। अरे भाई, हमारे हीरो को एहसास हुआ कि अगर वो सबसे अच्छा बनता रहता तो ये लोग उसको कभी वो इज्जत और भरोसा नहीं देते जो एक असली नेता को मिलनी चाहिए। उसका इरादा बहुत सीधा था, इन मामूली लोगों को असलियत दिखाकर बताना कि वो कितने पीछे हैं और ये साबित करना कि सिर्फ जॉन के पास ही वो काबिलियत है जो उन्हें जिंदा रख सकती है। देखो, इसी बीच वो चिढ़ा हुआ प्रोफेसर जिसको पहले बुरी तरह हार मिली थी, वो वहां नीच हरकत कर रहा था। वो नए सिखाने वाले से मिलवा तो रहा था, लेकिन साथ में बच्चों को ताने मार रहा था कि उनका घर पे सीखना ही बेहतर होता। कसम से वो आदमी घमंड से भरा हुआ था और कह रहा था कि हमारे हीरो जैसे कमजोर इंसान के पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो सबसे पूछ रहा था कि क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो वहां रुक सके। देखो, पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया क्योंकि उस बूढ़े टीचर को एहसास हुआ कि उसकी घटिया चाल ने हमारे हीरो की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। फिर भी उसने अफवाहों को और बढ़ावा दिया और जॉन को सबके सामने एकदम कमजोर इंसान दिखाया। फिर बड़े घमंड से उससे बोला कि वो सबको अपना नाम बताए। जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आया और बड़े शांत दिमाग से बोला कि वही उनका नया टीचर है, चाहे उन्हें उस पर कितना भी शक हो। हमारा हीरो सीधी बात पर आया और सबको बता दिया कि वही उन्हें रूहानी कला की मुश्किल दुनिया का रास्ता दिखाएगा। तभी एक गुस्से वाली लाल बालों वाली लड़की खड़ी हुई और उसे ललकारा और पूछा कि क्या इस कमजोर बंदे में इतनी ताकत है भी कि वो उन्हें कुछ सिखा सके। यार, जॉन गुस्सा होने के बजाय बिल्कुल साफ साफ बोलता है कि वही लोग उसकी छुपी हुई ताकत का फैसला करेंगे। वो एक बड़ी शर्त रखता है, अगर उन्हें लगता है कि उसका सिखाना बेकार है तो वो इसी वक्त दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक ऐसी सख्त शर्त है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बार बाहर गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और उन्हें हमेशा के लिए जॉन की बातों को सुनने से रोक दिया जाएगा। देखो, असली बात यह है, इन करप्टर्स के अपने आप ठीक होने की गजब शक्ति को सिर्फ असली रूहानी ताकत से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये बात जान लो कि ये ठीक होने से रोकने वाली ताकत इंसानों से लड़ते वक्त किसी काम की नहीं होगी। यार, ये स्किल ट्री बनाया ही इसीलिए गया था ताकि उन खतरनाक राक्षसों का नामो निशान मिटा सके। देखो, ये सही में जंग की आग से निकली हुई ताकत है जिसे सिर्फ करप्टर्स को बिना रहम के खत्म करने के लिए बनाया गया है। और ये साफ दिख रहा है कि इन घमंडी लोगों को जरा भी एहसास नहीं है कि ये किस असलियत से पंगा ले रहे हैं। उन गुंडों में से एक तो लगातार बकवास किए जा रहा था, जॉन का मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि उनकी अपनी ताकत बहुत पुरानी और खानदानी है। अरे भाई, उस बंदे की हिम्मत तो देखो, वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था और जॉन से पूछ रहा था कि उस जैसा नीचा बंदा इतनी बड़ी बातें कैसे समझ सकता है। कसम से जैसे जैसे वो जॉन की बेइज्जती करते गए, पूरा कमरा ठहाके मारकर हंसने लगा और जॉन को तब दिखा कि उन सब ने मिलकर उसे पूरे स्कूल का सबसे बड़ा मजाक बना दिया है। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी हमारा हीरो बिल्कुल शांत है। यार, शायद वो उन्हें अपनी ही कब्र खोदने दे रहा है ताकि बाद में उन्हें अपनी असली ताकत दिखा सके। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई छोटा मोटा खिलाड़ी हूं तो आगे आओ और साबित करके दिखाओ। पीछे मत हटना, अपनी सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी ताकत से मुझ पर वार करो। कसम से, अगर तुमने मेरा एक बूंद खून भी निकाल दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और इस यूनिवर्सिटी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो हत्ता कत्था पहलवान पागल की तरह हंसने लगा और अपनी ताकत से खतरनाक बिजली वाला भाला बनाने लगा। अरे भाई, पास खड़ा वो एग्जामिनर भी डर के मारे चिल्लाने लगा क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो भी इस खतरनाक लड़ाई के बीच में ना फंस जाए। देखो, बात अब उसकी इज्जत पर आ गई थी तो उस बच्चे ने अपनी पूरी जान लगाकर हमला करने की तैयारी कर ली। उसने वो बिजली वाला गोला इतनी तेज फेंका कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे भगवान ने कोई सजा भेजी हो। जैसे ही वो लगा, वहां एक भयानक धमाका हुआ और पूरी जगह काले धुएं और राख में डूब गई। अरे भाई, उसको लगा कि उसने हमारे एमसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, इसीलिए वो पगलों की तरह हंसने लगा। उसको पूरा यकीन था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन तभी अचानक हवा में से एक खतरनाक तलवार निकल कर आई और उस डरे हुए बच्चे के सर के ठीक पीछे पत्थर की दीवार में जा घुसी।
यार वो बच्चा डर से बुरी तरह कांप रहा है क्योंकि जॉन ने उसे कड़ी सच्चाई बता दी। जॉन ने कहा कि अगर उसका इरादा सच में उसे मारने का होता तो वो लड़का अब तक मर चुका होता। इससे सबको समझ आ गया कि किसी रैंकर को उसके हुलिये से जज करना सीधा मौत को बुलावा देना है। देखो, बाकी सारे बच्चे भी डर के मारे एकदम जम गए हैं। उन्हें अब एहसास हुआ कि ये नया प्रोफेसर तो एक खतरनाक दरिंदा है जिसने अपने अंदर ऐसे पावर लेवल्स छुपा रखे हैं जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। वो उनके बेकार ज्ञान का मजाक उड़ाता है और उन्हें साफ साफ बोल देता है कि उन्हें स्पिरिचुअल आर्ट्स की असलियत का लत्ती भर भी पता नहीं है। क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और उन्हें एक सही रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है, तो उसने कह दिया कि अब से वो सब उसे अपना मास्टर बोलेंगे। फिर उसने सबका इम्तिहान लेने की सोची और पूछा कि क्या यहाँ किसी को भी पता है कि स्पिरिचुअल आर्ट शुरू करने के लिए क्या जरूरी होता है। उसने सीधा उस गुस्से वाले लड़के की तरफ उंगली दिखाई जिसने अभी उस पर हमला करने की हिम्मत दिखाई थी। उसने उस बदतमीज लड़के को फंसाते हुए पूछा कि क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। यार वो लड़का तो डर के मारे हकला रहा था, लेकिन होशियार बनने के लिए कहने लगा कि बस दिमाग में सोचना पड़ता है। कसम से एमसी ने बस अपने दिमाग में सोचा और एकदम से उसके हाथ में बिजली वाला भाला आ गया। लेकिन जॉन ने उसको सच्चाई बताई कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, इसके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है। यार ये ओपी ताकत तभी काम करती है जब तुम इस गुप्त कला को पूरी तरह सीख लो और वो तुम्हारे अंदर की एनर्जी के साथ सही से मिल जाए। देखो, फिर उसने सबको हैरान कर दिया ये बोलकर कि यहाँ सिर्फ 4 चीजें नहीं हैं बल्कि 8 अलग तरह की ताकतें हैं, जिसमें पुरानी आग, बिजली और बर्फ के साथ जख्म भरने वाली शक्तियां भी हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब बाकी की आधी लिस्ट सामने आई, जिसे देखकर सब बहुत डर गए क्योंकि ग्रेविटी और रोशनी को काबू करने जैसी भगवान वाली ताकतें भी इसमें शामिल हैं। कसम से हवा के दबाव को बदलने के अलावा हमारे एमसी ने अपनी सबसे बड़ी चाल दिखाई, एक स्पेशल शील्ड जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। अरे भाई, वो प्रोफेसर तो बिल्कुल पागल हो रहा है क्योंकि इस बच्चे ने ना सिर्फ सारी आम चीजों पर काबू पा लिया है बल्कि वो छुपी हुई ताकत भी ऐसे निकाल रहा है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। वो उस पल को याद करता है जब हमारे हीरो ने बिजली को इकट्ठा करके एक जानलेवा भाला बनाया और उसे बड़े खतरनाक निशाने के साथ फेंका। प्रोफेसर मानता है कि वो असली दिमाग का काम था और अब जब शुरुआती बातें खत्म हो गई हैं तो उसने आखिरकार असली पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। बाद में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अकेडमी के रास्ते में घूम रहा है। उसको पूरा यकीन है कि उसे इन दीवारों में छुपे राजों की गहराई तक जाना होगा। यार, बच्चों की बातें अब इज्जती से बदलकर सिर्फ तारीफों में बदल गई हैं और जैसे ही माहौल बदलता है प्रोफेसर सीधा मिरियम से जा टकराता है। अरे भाई, हमारे एमसी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये लड़की उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी रूह को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। देखो, जैसे ही वो उसके पास से निकलने लगा उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि उस राज भरे मास्क के पीछे वो असलियत में कौन है। यार, हमारे हीरो ने भी फौरन जवाब दिया और मजाक उड़ाते हुए याद दिलाया कि उसे लगा था कि वो उस जैसे लोगों को बहुत नीच और गिरा हुआ समझती थी। कसम से उस लड़की ने अपना घमंड छोड़ा और मान लिया कि वो उन बड़े प्रोफेसर से कहीं ज्यादा ऊपर के लेवल पर है। फिर उसने एक बड़ी बात बताई कि उस लड़की के अंदर ऐसी छुपी हुई ताकत है जिससे वो उन मुश्किल चीजों को भी सीख सकती है जिन्हें उसने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। यार, उसको हमेशा की तरह बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगी कि अगर सब इतना आसान होता तो दुनिया ओपी प्लेयर से भरी होती। फिर वो जॉन को खींचकर अकेले में एक जरूरी बात करने ले गई। जब वो रास्ते से बाहर जा रहे थे तो वो रुकी और पूछा कि क्या वो अब उसके सवालों से भागना बंद करेगा। कसम से वो सब जानने के लिए बहुत बेचैन थी और उसकी असली कहानी जानना चाहती थी। अरे भाई, हमारे हीरो ने तो एकदम से बॉम्ब फोड़ दिया। उसने कहा कि वो एक बहुत पुराना पावर हाउस है जो कोडावा विलेज में 10 करोड़ साल तक सोता रहा। लेकिन लड़की को लगा कि जॉन बस मजाक कर रहा है। उसने सोचा चलो इसकी हाँ में हाँ मिला लेती हूँ। उसने कहा कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ये पागल सी कहानी सच है। वो बोली, अगर तुम इतने पुराने हो तो 10 करोड़ साल पहले तुम अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहे थे। यार, वो उसकी तरफ थोड़ा अकड़ कर देखता है और समझाता है कि उस वक्त वो बहुत मसरूफ आदमी था और उसके पास बहुत काम रहता था। देखो, उसने एक और बड़ी बात बताई कि अपने पिछले जन्म में वो एक बड़े लेवल का सीक्रेट एजेंट था। बेचारी लड़की एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इस दुनिया में सीक्रेट एजेंट किस बला को कहते हैं। तो उसे आसान भाषा में समझाना पड़ता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर अपने देश की भलाई के लिए काम करता था। अरे भाई, मतलब वो दुनिया के घटिया लोगों को ढूंढकर खत्म करता था ताकि वो किसी मासूम को कोई दुख ना पहुंचा सके। कसम से ये उस पुराने वक्त की बात है जब दुनिया इतनी बुरी नहीं हुई थी। हमारा हीरो अपने पुराने दिनों और अपनी कड़ी मेहनत को याद करने लगता है। अरे भाई, मानो या ना मानो, कहानी के इस मोड़ पर उसके पास अपनी वो जबरदस्त चीख ताकत भी नहीं थी। लेकिन एक आम बंदा होने के बावजूद वो बंदा एकदम जानवर था जो रास्ते में आने वाले किसी को भी अपनी ताकत से हरा देता था। वो अपना सारा दिन खतरनाक गुंडों से लड़ने में निकालता था और सच तो ये है कि वो ये सब सोचकर मुस्कुरा रहा है। वो खूनी लड़ाइयाँ अब उसके लिए बस पुरानी यादें हैं।
मिरियम तो एकदम हैरान है और पूछ रही है कि उस जैसा लेजेंड करोड़ों साल की नींद में क्यों गायब हो गया था। वो मानता है कि उस वक्त उसमें इतना घमंड था कि उसको लगता था वो अकेला पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा लेगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ और उसने डर के मारे देखा कि कैसे मॉन्स्टर की आफत पूरी दुनिया को निगलती जा रही थी। देखो, उस हार ने उसको पूरा बदल दिया, इसलिए उसने अब सिखाने का काम चुना है ताकि वो जबरदस्त योद्धाओं की नई पीढ़ी तैयार कर सके जो उसका साथ दे सके। यार, जॉन बहुत उत्सुक हो गया और उसने अपनी साथी से पूछा कि आखिर वो लोग इस छोटे से सफर पर कहाँ जा रहे हैं। फिर उसने एकदम से हैरान करने वाली बात बताई कि उसने जॉन के लिए खास काम पहले से सोच रखा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कचरे जैसा एक गंदा कमरा था और उसने कहा कि अब से वही उसको रास्ता दिखाएगी। पता चला कि उसके भाई आर्गस ने ही उसको जॉन की मदद के लिए भेजा था ताकि वो इस जादू की एकेडमी के राज पता कर सके। लेकिन जैसे ही जॉन ने अंदर कदम रखा, उसको जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने कहा कि ये तो एकदम मामूली है और यहाँ कोई शक वाली बात नहीं लग रही। अरे भाई, उसका सारा शक मिनटों में खत्म हो गया जब उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने ओपी हीरो होने का एहसास हुआ। लड़की ने बताया कि वो अकेले छानबीन कर रही थी और उसे समझ आया कि इस गोडाउन की दीवारों के बीच एक छुपा हुआ खाली कमरा है। यार, अपने हीरो ने उसके अंदाजे पर भरोसा किया और उस अजीब हिस्से के पास जाकर उसे जोर से खींचा और देखो, एक छुपा हुआ रास्ता निकल आया। उसने मिरियम की तारीफ की और माना कि इस बार उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जब हैरान लड़की ने पूछा कि उसने ये कैसे ढूंढा, तो हीरो ने बस दिखाया कि हैंडल पर धूल नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि कोई बार बार इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है जबकि बाकी पूरा कमरा बेकार पड़ा है। देखो, असल में वो एक बड़ा सीक्रेट एजेंट रह चुका है, तो उसके लिए ये सब बातें तुरंत समझ जाना बहुत आसान है और वो बिना एक पल गवाए अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। वो हमेशा सावधान रहता है, तो उसने मिरियम को समझाया कि नीचे बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं और बेहतर होगा कि वो ऊपर ही रुके जहाँ कोई डर नहीं है। लेकिन मिरियम कोई रोने धोने वाली लड़की नहीं बनना चाहती थी। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया और उसे याद दिलाया कि वो मैजिक एकेडमी की सबसे होशियार और ताकतवर लड़कियों में से एक है। कसम से अब उसकी इज्जत का सवाल था, तो उसने अपना माना तैयार किया और साफ कह दिया कि वो अंधेरे में छुपे किसी भी शैतान का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आखिर में वो मान गई और उसने प्रोटैगनिस्ट की इस अजीब तरकीब पर पूरा भरोसा कर लिया। अरे भाई, वादा पक्का होते ही इन दोनों के लिए सीधा अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया। देखो, हमारा हीरो रास्ता दिखाने के लिए आग का थोड़ा जादू निकालता है, लेकिन मिरियम घबराहट के मारे कांप रही है क्योंकि उसको खतरे का एहसास होने लगा है। हिम्मत देने के बजाय वो उसे परेशान करने के लिए भूत की डरावनी कहानियां सुनाने लगता है ताकि उसका दिमाग घूम जाए। हैरानी की बात तो ये है कि उसे ये पुरानी कहानियां बहुत पसंद आती हैं और वो पूछती है कि क्या वो हमेशा से इन शैतानों को मारता आ रहा है। वो सीधे तरीके से हाँ बोल देता है कि वो इस मैदान का बहुत पुराना खिलाड़ी है। फिर मिरियम एक बड़ा सवाल पूछती है कि क्या उसके दिमाग में कोई ऐसा है जिस पर उसे सबसे ज्यादा शक है। कसम से थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बताता है कि प्रोफेसर लेडमन उसके निशाने पर सबसे ऊपर है। अरे भाई, प्रोफेसर सबके सामने तो ऐसा बनता था जैसे बहुत मस्त बंदा हो, लेकिन जैसे ही उसको लगता कि कोई देख नहीं रहा तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता था जैसे अपने ही डर और राजों में पूरी तरह डूबा हुआ हो। यार, वो अजीब सा प्रोफेसर दिन रात जॉन का पीछा करता रहता है। तो मिरियम ने कहा कि प्रोफेसर गीता भी आजकल बहुत शकी काम कर रही है, लेकिन अपना हीरो ये बात नहीं मान रहा। उसका कहना है कि गीता तो दिल का बहुत साफ है और वो कभी कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं बन सकता। इन बातों को छोड़कर दोनों उस जगह के सबसे गहरे हिस्से में नीचे जाने लगे। देखो, मिरियम तो बिल्कुल हैरान रह गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एकेडमी के नीचे इतनी बड़ी और हाई लेवल जगह छुपी होगी। लेकिन सिर्फ उस गुफा का साइज देखकर ही उसके होश नहीं उड़े, बल्कि जो उसने आगे देखा वो तो बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला था। कसम से अपना ताकतवर हीरो भी तब चौंक गया जब उसने वहां एक ऐसा दरवाजा देखा जो बिल्कुल उस नरक जैसी लैब जैसा था जहां उसने 100 मिलियन साल अकेले गुजारे थे। अरे भाई, इस खोज से ये साफ हो गया है कि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। ये पूरा इलाका एक और छुपी हुई पुरानी खोज करने की जगह है जो बस लूटने के लिए तैयार है।